अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को और इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के हवाले से भी आज के जो भी प्लान हैं, उम्मीद करती हूँ कि उन पर भी आप काम कर रहे होंगे। बिकॉज बहुत सारी चीजें हम प्लान करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो प्लान के मुताबिक नहीं चलती। आज का ये सेगमेंट बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेकअप पे। डे टू डे मेकअप और डेली रूटीन में मेकअप, कैजुअल, सॉफ्ट लुक, ग्लैम लुक, ये सब क्या है, इस हवाले से हमें कौन क्या बताने जा रही हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं मेकअप के हवाले से। अभी भी बहुत सारी ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे ख्यालात हैं मेकअप के हवाले से, जो कि हमें हटाने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है और मेकअप को एज अ आर्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एडिंग अ रिमाइंडर, जो कि मैं हमेशा आपको देती हूं कि अगर आपने नाश्ता नहीं किया, इनकेस अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो प्लीज नाश्ता कर लें और ये सेगमेंट देखते रहें, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। क्योंकि जो हम मेकअप के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं और जिनसे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो खुद बहुत ही अच्छी एक खातून है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बेटी है। और अगर हम काम के हवाले से बात करें तो शी इज डूइंग वंडर्स इन हर फील्ड। और मैं समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने लोगों को, अपने टैलेंट को, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द गेस्ट जो कि हमारे साथ मौजूद है, जिनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह हमेशा की तरह। इससे पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई है और जितने क्योस में हुई थी लेकिन द आउटकम वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं कहती हूँ जिनल अगर काम करती हैं तो डेडिकेशन होती है, उसमें डिवोशन होती है, पैशन होती है। इसके बगैर जिनल जो है वो जिनल नहीं है। नहीं बिल्कुल, जिनल परफेक्शनिस्ट है। परफेक्शन इनका जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है और नो डाउट ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो फुल अपने डिवोशन के साथ करें, अपना बेस्ट दें, तो आप खुद भी इंटरनली सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। और सेटिस्फैक्शन के साथ साथ जिनल का अच्छा एक पॉइंट, अच्छा एक फैक्टर ये है कि जिनल कंसिस्टेंट है अपने काम के साथ। जिनल इज वेरी गुड एट मैनेजिंग हर सोशल मीडिया ऑल्सो। तो काम के हवाले से आपके बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं वो है फिजा मलिक। पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? थकी भी लग रही है? नहीं, थकी भी नहीं। हैवी जोड़ा पहना है ना। हाँ, मेरा जोड़ा। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि आज यहाँ पर लाइव मेकअप होने जा रहा है। जिनल करेंगी मेकअप और एक लुक क्रिएट करेंगे। कौन सा लुक है वो? सिंपल ग्लैम लुक। सिंपल ग्लैम लुक है, ग्लैमरस होने जा रहा है। ये सेगमेंट भी बहुत ग्लैमरस होने जा रहा है। मेकअप होने जा रहा है फिजा पे। तो इनकी आपस की जो बॉन्डिंग है, उसकी जो कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेकअप के बेसिक्स पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। आज नेकी की बात और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, एक गलत नजरिए और अकीदे का बुतलान। हमारे यहाँ ये ख्याल है अगर कोई मुसलमान साल हा साल से किसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी आजमाइश में मुब्तला है, तो हम कहते हैं पता नहीं इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, अभी तक इसकी मुसीबतें टल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। ये नजरिया 100% बातिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जिस बंदे के साथ दुनिया में भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे आजमाइश में मुब्तला फरमाते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह उसको आजमाइश में मुब्तला फरमाते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सेहत के अय्याम में किसी ने पूछा, अय्यूब बीमारी के दिन अच्छे थे या सेहत के दिन अच्छे थे? हजरत अय्यूब ने फरमाया, बीमारी के दिन ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि दिन में 2 मरतबा अल्लाह की तरफ से पैगाम आता था, अय्यूब तेरा क्या हाल है, अय्यूब तेरा क्या हाल है। इसलिए मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, अगर आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी
आपको भी इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बिल्कुल, प्रोग्राम के इस सेगमेंट का हम आगाज करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी, एक मेकअप आर्टिस्ट जिनल हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हमारी प्यारी सी मॉडल फिजा मौजूद हैं। आपने लुक का बताया सिंपल ग्लैम लुक। आजकल Simple glam। हाँ, सिंपल ग्लैम मीन्स के आप बिल्कुल डुई स्किन होगी आपकी, और लाइट आईज होंगी, और पॉपिंग आपके लिप्स होंगे। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। जो ब्राइड्स हैं वो आके डिमांड करते हैं हमें सिंपल लुक चाहिए। सिंपल भी चाहिए और एलिगेंट भी उन्होंने लगना है, ग्लैमरस भी लगना है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो कि शॉर्ट होके सबके लिए इजी हो गया है। तो वो ही सिंपल सी मैं लुक करूंगी जो आप लोग इजीली देखने के बाद अचीव कर सकते हैं अपने घरों में। ठीक है, अब मेकअप आना कितना जरूरी है? मेकअप करना आना सबके लिए, हर लड़की के लिए, हर लड़की को करना चाहिए। मेकअप एक समझ लें कि एक थेरेपी है। हाँ, थेरेपी है। मैंने इसको एज अ थेरेपी ही यूज किया। जब आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, आप जस्ट पुट ऑन योर मेकअप ऑन योर फेस एंड जस्ट रिलैक्स चिल कि यस आई एम लुकिंग गुड, लव योरसेल्फ। और मेकअप के बाद एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे तो ऐसा फील होता है। मुझे भी ऐसा फील होता है। फिजा को कितना फील होता है ऐसा? लिटरली जब मैं किसी मतलब ऑब्वियसली आई एम मॉडल, तो मैं तैयार वगैरह होती हूँ ना, इतनी खुशी हो रही है। मैं आपको देख के ना बहुत मेकअप उतारने का दिल नहीं करता। मेकअप उतारने का दिल नहीं करता। लेकिन नहीं, एक टाइम पर दिन करना बस, अब थोड़ा चेंज लुक करते हैं। वो हैवी देख के ना, एक्चुअली ये होता है कि मैं मेकअप के बाद बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। स्पेशली इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है लिटरली। अच्छा, इट वॉज माई फर्स्ट शूट, लाइफ को फर्स्ट शूट था मेरा जब मेरा इनके साथ था, द फर्स्ट वन। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा एक तो कंफ्यूज थी और मैं इतना थक, कमर इसने मुझे चुप आवाज आपने स्ट्रेट पोस्टर रखना है। और नहीं, उसके अलावा एक चीज ये भी होती है कि आपको पता है कि जैसे मेरा ब्लॉग है, ठीक है, मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स भी करती हूँ। हमें कैमरे के लिए मेकअप कुछ और करना होता है, और आम रूटीन में जो ब्राइड्स और क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए हमने डिफरेंट करना होता है। बिल्कुल, मेकअप जो है ना, उसकी अगर एक हल्की सी भी कोई चीज आपकी इधर से उधर हो गई है ना, वो कैमरा फौरन कैप्चर करता है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, क्योंकि मुझे बाद में देखने के बाद में तसल्ली नहीं होती, मैं वो चीज नहीं लगाती। अगर कोई चीज, थोड़ी सी चीज अगर कुछ मुझे लगे ना कि नहीं यार अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो है ना, इसके साथ मेरा था ट्यूटोरियल था, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं देखी, मैंने ये भी करना होता है। सीनियर इस फजूल लग रहा है, चुप करके बैठ, जब सब कुछ कर दो सीनियर में कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, एक्टिंग नहीं होता यार, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। उस टाइम ट्रस्ट का प्रोसेस जो है ना, वो बड़ा मुश्किल से इसका डेवलप हुआ। वरना मेरा बहुत नहीं यार, ये ऐसे ना करो, ये ना करो। मैंने कहा मुझे पता है, जब भी शूट होता है इसके बाद आती हूँ, मुझे पता है मैं कुछ भी करनी इससे अपनी है, मैं चाहे बोल के मर जाऊँ। ओके हो गया, करना मैंने वही है जो मैंने करना है। करना चाहिए। इसके साथ में लिपस्टिक ये रखना, कहती तूने ही लेकिन करी अपनी, सबकी करो अपनी। हाँ, वही मेरा उसी पे ही है ईमान। और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरा एक सिग्नेचर लुक नहीं है, सिग्नेचर लुक नहीं है। मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ, और हर तरह की लुक क्रिएट करती हूँ। क्रिएटिव लुक्स भी होती हैं मेरी, अपने पे भी क्रिएटिव लुक्स होती हैं। तो जब क्लाइंट आता है ना, मैं उससे ये कहती हूँ, आपको क्या हेयर स्टाइल चाहिए, क्या आपको मेकअप लुक चाहिए, मैं उसका माइंड पढ़ लेती हूँ ना कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। जब वो एट द एंड वो खुश होता है कि यार ये तो एग्जैक्ट वैसा था, वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, उसका कोई नेमो बदल है ही नहीं। और ये बड़ा जरूरी है कि आप जो क्लाइंट है उनसे जानें कि एक्चुअली उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस लुक को वो प्रेफर करते हैं। वैसे अगर हम आपकी ओवरऑल जर्नी की बात करें, तो इसका आगाज आपने कब से किया? यार मेरा सैलून मेरी मदर का सैलून था, जिसको मैंने ऑन किया। बचपन से मैं देखती आ रही थी कि वो किस तरीके से सैलून को लेके चल रही हैं। लेकिन विद ब्लॉग जो है ना, मैंने 5 years अर्लियर मतलब स्टार्ट किया। 5 साल पहले आपने ये शुरू किया? हाँ, 5 साल पहले स्टार्ट किया एज अ ब्लॉग। तो जो मैं काम कर रही थी क्लाइंट का, वो समथिंग एल्स। ओके, ठीक है। और जो हमारा ब्लॉग का होता है, जो ट्यूटोरियल्स का होता है, और जो जितनी अब रेस चल गई है, जितना कंपटीशन बढ़ गया, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे मार्केट में आए हुए 5 years हुए हैं। लेकिन मैं अपने फर्स्ट ईयर से जो है ना, मैं ये काम कर रही थी। 2004 से मैं ये स्टार्ट किया हुआ है, और मैं क्लाइंट्स भी डील कर रही हूँ। लेकिन ब्लॉग को जो है वो मैंने 5 years पहले स्टार्ट किया। कोई इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन बहुत सारी हैं। सबसे पहली इंस्पिरेशन मेरी मदर है।
वेरी गुड, माशाल्लाह। क्योंकि वो हरफन मौला है और उनको देख के मुझे होता है कि मैंने इन जैसा बनना है। वेरी तो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंस्पिरेशन वही है। इसके अलावा ब्राजीलियन आर्टिस्ट हैं, मेडअप शहीर हैं, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है और मेरी इंस्पिरेशन भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हाँ, जिनको मैं इंस्पायर होती हूँ उनसे, और कुछ ना कुछ मैं उनकी चीजें देख के वो अपने अंदर डेवलप भी करती हूँ। हाँ, कि बाज़ लोग कहते हैं इंसान कि- वो अच्छा जो हाँ। आपको ट्रेंडिंग के साथ और हाँ। आपको वैसे भी कोई चीज अच्छी आपको लग रही है तो आप उसको एब्जॉर्ब करें, हाँ, अपने and there is अंदर nothing अपनाएं wrong in उसको। doing that. हाँ, मतलब बहुत सारे definitely। लोगों की ये एक अप्रोच होती है कि नहीं हम तो अपना ही करेंगे, हमें किसी को कॉपी करने कॉपी की क्या जरूरत है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट इंस्पिरेशन होती है, कॉपी समथिंग एल्स। कि आप बिल्कुल डिटो कॉपी वैसा करें। मुझे अगर कोई चीज अच्छी लगती है ना तो मैं उसमें अपना थोड़ा सा तड़का जरूर लगाती हूँ कि एग्जैक्टली वो नहीं करती, लेकिन वो थोड़ा सा Every time. एवरी टाइम मुझे ये होता है कि नहीं मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। इसलिए अगर आप मेरे क्लाइंट्स का जो ब्लॉग है उस पर आप देखेंगे तो एक मेकअप दूसरे मेकअप से नहीं मिल रहा, वो ऐसे लगता है कि किसी और ने किया हुआ। क्योंकि मेरा मुझे देख लो है ना। मोनोटोनस नहीं चाहिए। मुझे ये होता है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं हाँ, चाहिए कि बिल्कुल। मतलब एक छाप लग जाए कि यार ये यही करता है। हाँ। तो उसमें आपके पास क्लाइंट्स तो आएंगे, लेकिन आपका जो एक दिली तस्कीन है, सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं आती। वो नहीं मिलती। हाँ, ठीक है। वो- विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने क्या अपने अंदर चेंजेस फील किए इन टर्म्स ऑफ मेकअप? इन टर्म ऑफ मेकअप मैं कहती हूँ कि किस किस पॉइंट को आपने इम्प्रूव किया? मैंने अपनी बहुत स्किन ज्यादा। मेकअप, वाह, स्किन ये मेकअप, मैं भी क्योंकि कह सकती आजकल हूँ। आईज पे फोकस ज्यादा नहीं है, हाँ, स्किन पे ज्यादा है। ठीक है, और स्किन को लोग नहीं लेते। लोगों हाँ। की स्किन ब्राइड्स अक्सर मैं देख रही होती हूँ ग्रे हो रही होती हैं, ठीक है, और कोई मतलब उसमें वो फुल केक की लुक आ रही होती हाँ। है। तो मुझे मैंने सबसे ज्यादा जो है ना, अगर मैंने अपने आप को डे बाय डे जो मैं हाँ। इम्प्रूव कर रही हूँ, स्किन मेकअप कर रही हूँ। मैं अच्छे आर्टिस्ट देखती हूँ जिनकी हाँ। स्किन बिल्कुल स्किन लाइक होती है, कि उनकी अपनी स्किन है, कुछ आपने तोपा नहीं हुआ, कोई क्रैक्स नहीं है, आपकी अपनी लाइवली स्किन है, और उसी को मैं, मेरी इंस्पिरेशन है, उसी को मैं इम्प्रूव कर, मैंने बहुत किया Very है good. और मैं आगे कर भी रही हूँ। यानी स्किन केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट Exactly, जिसको exactly. अक्सर नेग्लेक्ट अक्सर। किया जाता हाँ, है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि बहुत अवेयरनेस आ गई है, हाँ। सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दे दी है। आजकल की लड़कियां सबको पता है, अगर कोई जो ब्यूटिशियंस हैं वो आपके हाँ। स्किन प्रेप नहीं कर रहे होते, हाँ। वो आपको कलर करेक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो बाद में डिस्कस कर रही होती हैं कि यार मैंने उसके पास नहीं जाना, वो अब ऐसे नहीं करती। अब सोशल मीडिया ने हर बंदे को तेज हाँ, कर अब दिया। मेकअप के हवाले से भी बड़ी अवेयरनेस आ गई बहुत है लोगों awareness हो को। गई है, नाउ तो- पीपल नो कि कलर करेक्टिंग क्या है, कंसीलिंग क्या है, बिल्कुल, कॉन्टूर बिल्कुल। क्या है, किसको जिसको कॉन्टूर मेकअप की करना नहीं जरूरत आएगा है। उसको सारे स्टेप्स एटलीस्ट पता है। हाँ, तो हाँ, जरूरी है हर exactly. किसी को है, मुझे नहीं बताएं, आता। चीजें बताएं आपको क्या क्या नहीं आता। मुझे पर्सनली तो मेकअप बिल्कुल करना नहीं आता। नहीं She's आता? no, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल लाइट सा मेकअप जो डेली रूटीन होता है ना, ठीक वो है। किया और चले गए। और वो बस। लाइट से मेकअप में क्या क्या शामिल होता है? उस मेकअप में मेरी एक फाउंडेशन होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर ठीक होता है, है बस जी। यही बात है, मुंह तो ठीक सेट है। रखना है ना। तो और लाइनर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ मस्कारा लगाती हूँ। Very उससे good. ना आईज थोड़ी ऑलरेडी इतनी बड़ी है आंखें मेरी। कहाँ है? ठीक है। सही है, सही है। तो- अब मान लिया हमने। तो और लाइट very basic. लिपस्टिक, हाँ बस। और ठीक ब्लशन है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मैम। ब्लशन के बगैर तो आपको लुक ही कंप्लीट नहीं Obviously. होता। फुल लुक आती है। हाँ, मतलब ज्यादा और blush हो अच्छा तो- लगता है वो। अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा skin लगता ऐसे है। fresh सी इतनी feel fresh, हो रही होती है। पिंकी हाँ, पिंकी हाँ। सी। अंदर से आप बेशक सैड हो, लेकिन आप इंस्टेंट हाँ। जो है अपने आप को खुश दिखा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा एक चीज है। जैसे कि जीनत ने कहा, मेकअप से ना बंदा खुश फील करता है। हाँ। लिटरली मुझे ऐसा जब मैं सुबह सुबह अपनी ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ ना, लिटरली मुझे इतना खुशी होती है। मुझे मतलब कहते हैं ना, गेट रेडी डेली, हाँ, बहुत पसंद है। हाँ। रोज तैयार होना बहुत ज्यादा पसंद है। मेकअप ना एक सेंस में ना आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। यस, ठीक है, No जब doubt. आपका है कि अगर आपको मेकअप पसंद है ना, तो अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ किया नहीं, यार हाँ. मैं आज बड़ी अच्छी लग रही हूँ, Like, ये आपके हाँ, व्यूज होते हैं। हाँ. अंदर से जो ये आपकी खुशी है ना, ये इंटरनल आपकी खुशी हाँ. है, वो आपके फेस पे आती है। वही ग्लो, आपका जो इंटरनल ग्लो निकलता है, उसकी बात है कुछ और होती ये है। एक तरह का कैथारसिस है, Exactly. ये थेरेपी है, Exactly. मेकअप एक आर्ट Makeup is a है। therapy. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपने कौन कौन से लुक्स क्रिएट किए हैं, प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, और कौन सा लुक क्रिएट करने का ज्यादा शौक है? मतलब मुझे- जिन्हें देखेंगे मेकअप लेके तो जिन्हें के माइंड में फौरन से क्लिक करेगा ये लुक क्रिएट अच्छा, मुझे ना सारे मेकअप क्लाइंट्स के ऊपर भी काम किया, ब्लॉगर्स पे भी किया, मॉडल्स पे भी किया। Yes. तो लेकिन जो ज्यादा मुझे मजा आता है ना, वो क्रिएटिव लुक्स में आता है अपने Yes. ऊपर। मैं क्रिएटिव लुक्स हाँ करती हूँ जी। और उसको करके, और उसको कितने दिन मैं ना देखती रहती हूँ, मैं खुश होती रहती हूँ कि Instagram यार पे ये तो मैंने आपने क्या धूम काम किया मचाई हुई है। ये मैंने क्या Really? काम किया है, और उसके बाद मुझे ये Literally. होता है कि अच्छा मैंने इससे ज्यादा इम्प्रोवाइज करना है, इससे ज्यादा Halloween मैंने look, क्या remember? चीज- जिन्हें की हाँ। एक वीडियो आने की देर होती है बस। लिटरली हेलोवीन लुक थी इसकी। और मतलब मुझे बहुत पसंद मैंने किया भी वो इसको ना सबने, हाँ। सुबह ये कहा, मैंने कहा अगर मैं लड़का होती ना, लिटरली आई प्रपोज
वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा मेकअप और बहुत सारी चीजें जैसे कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी नहीं है सिर्फ इसने अपने पे ही करना है कि मेरी अगर 3 डेज हमारा शूट है, लास्ट टाइम मेरा 4 डेज का शूट था और कंटिन्यूसली था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे, और मेरी 4 डेज लुक बिल्कुल अपोजिट थी और लिटरली मैं खुद भी सोची थी यार कल क्या था, आज क्या है, मतलब ये टोटली अगर आप देखें ना तो मुझे ज्यादा मजा ये आता है। अभी मैं रिसेंटली ना अभी 2021 खत्म हुआ, तो मैंने ना जब अपने फोन मेमोरीज में ना वो सारी जब लुक्स आई तो मुझे पहले नहीं था आइडिया, रेगुलर कर रहा होता है बंदा काम, वो जब खुद से मेमोरीज बन के सामने आई मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और एक अच्छी मोटिवेशन भी मुझे मिली कि यार नहीं मतलब मैंने अच्छा काम किया, मैंने इसको मजीद आगे लेके जाना है, एक बूस्टर सा लग गया कि मैंने इसको मजीद आगे लेके जाना है, वरना मुझे इतना आइडिया नहीं था। वो इंस्टेंटली जो है मेरे सामने से वो मेमोरी गुजरी तो उसमें फिजा की इतनी सारी लुक्स थी तो मैं ना खुश भी हो रही थी कि हर लुक में डिफरेंट लग रही है। क्या बात है, हर लुक में डिफरेंट होती है। वैसे कोई करे ना करे आपके काम को वैसे तो करना चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप खुद अपने लिए कितना काम करते हैं, खुद अपने लिए कितनी ताली बजाते हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे अपने से भी ज्यादा ना जब मैं दूसरों को ट्रांसफॉर्म करती हूँ जो मुझे उसका सुकून मिलता है ना, मेंटली भी और हार्टली भी, और एक अजीब सेटिस्फेक्शन होती है। और फिर एट द एंड जब वो कोई आपको कमेंट करता है ना कि यार आज मेरी टोटल लुक चेंज हो गई है, तो फिर उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। आई लव दैट। ये बहुत पैनिक हो जाती है बहुत ज्यादा। मुझे ये होता है कि नहीं ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये मुझे ऐसे चाहिए। बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और जब सब कुछ डन हो जाता है ना शिवा, खूबसूरत लग रही है। उस टाइम मुझे ये नहीं होता कि हाँ अच्छी लग रही है, नहीं मुझे ये होता नहीं अच्छा अब यहाँ ये चीज रह गई है, अच्छा अब ये हो गया है, नहीं मैंने इसको इस तरीके से करना है, नहीं मुझे नहीं मजा आ रहा। तो मेरी सेटिस्फेक्शन अगर नहीं है ना तो मुझे नहीं परवाह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप करना चाह रहे हैं वैसा ही काम हो, वही आउटकम आए, वही रिजल्ट आए जो कि आप चाह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सेटिस्फेक्शन आप अचीव करते हैं उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सिंपल ग्लैम लुक आज क्रिएट करने जा रही है ज़िनल फिजा मलिक पे। सोशल मीडिया पर तो आपने इनका काम देखा ही देखा है, धूम मची हुई है। अगर नहीं देखा तो अभी देख लें, इनके इंस्टाग्राम फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, तो उस पर हम बात करेंगे। अब लुक हम क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रूही एट 10 में। इस सेगमेंट में मेकअप और सिर्फ मेकअप है। अगर आप मेकअप फ्रीक हैं, मेकअप के साथ किसी किस्म का ऑब्सेशन रखते हैं, मेकअप ऑब्सेस्ड हैं आप, तो आपके लिए ये सेगमेंट बहुत ही शानदार किस्म का होने जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे लिए, क्योंकि मैं भी मेकअप ऑब्सेस्ड हूँ शदीद किस्म की। और मेकअप करना, मेकअप देखना, मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना मेरा काम है, मेरी दूसरी नौकरी है और इससे मैं थकती नहीं हूँ। ये वाहिद नौकरी है जिससे मैं नहीं थकती। तो अगर देख रहे हैं हम और आपको दिखा रहे हैं कि ज़िनल अपने काम पे शुरू हो चुकी हैं और काम शुरू है। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप? क्या चल रहा है? हमने पहले प्राइम किया, ठीक है, सीरम लगाया, उसके बाद कलर करेक्टिंग की, फिर हमने फाउंडेशन लगा लिया, उसके बाद हमने पाउडर किया, ओके, ठीक है, और अब ये कॉन्टूर हो रहा है। ये कॉन्टूर हो रहा है फिजा मलिक के चेहरे पे। फिजा ओके, आप सिर्फ इशारे करके बता सकती हैं बिकॉज ज़िनल आपके ऊपर मेकअप कर रही हैं, मेकअप चल रहा है आपका, तो यू कैन नॉट मूव एंड यू कैन नॉट स्पीक। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मेकअप के बेसिक्स में ये बेसिक्स भी शामिल है, ये बात भी शामिल है कि आपने जो है आराम से बैठना है, ज्यादा बातें नहीं करनी। और कॉन्टूर चल रहा है। कॉन्टूर के बारे में भी वैसे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, मेरा ख्याल है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपका चबी फेस नहीं है तो आपको कॉन्टूर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डायमेंशन देना जरूरी है, ठीक है। अगर आप शेडो जो आपकी लाइट के नीचे अगर आपके शेडो कोई बन रहा है तो वो आपका कॉन्टूर पार्ट होता है, और जिससे लाइट थ्रो हो रही होती है वो आपका हाईलाइट पार्ट होता है। तो ये मस्ट है, वरना आपका कैनवस बिल्कुल ब्लैंक लगता है और उससे आपकी फेस में वो एनहेंसमेंट नहीं आती। तो कॉन्टूर इज वेरी मस्ट कि थोड़ा सा बेशक आप करें, पर जरूर करें, जरूर करें। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जैसे फेशियल फीचर्स लाइक मी, मतलब जैसे मेरे फेशियल फीचर्स हैं, शार्प हैं और बहुत पॉइंटेड हैं, शार्प हैं, तो पीपल थिंक, मैनी मेकअप आर्टिस्ट थिंक कि मुझे कॉन्टूर की जरूरत नहीं है। ये जानते हैं हम ज़िनल से कि
क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, मैंने आपका कॉन्टूर किया था जब मैंने आपको रेडी किया था। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की डायमेंशन जो है ना, फेस की जो डायमेंशन है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो, तो आपको थोड़ा करना हो या ज्यादा करना हो, लेकिन कॉन्टूर इज मस्ट। ठीक है, कॉन्टूर इज मस्ट। बेसिक्स में से एक बेसिक चीज ये है कि आप अपने फेशियल फीचर्स को मजीद एनहांस करने के लिए कॉन्टूर जरूर करें। तो अब हम कौन सा शेड यूज कर रहे हैं? मैं डार्क ब्राउन और थोड़ा सा न्यूड जो है ये मिक्स करके कर रही हूँ। डार्क ब्राउन एंड न्यूड। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये मैंने नोज कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी मैंने चिन की, थोड़ा सा चिन पे। हाँ, अब इनका फेस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग शो होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमने उसको बैलेंस करना है, तो हर फेस का डिफरेंट होता है, जिसकी जो शेप होगी हम उसको उस तरीके से करेंगे। तो आई विल डू कट फ्रॉम हियर, ठीक है, कि इस तरीके से करूंगी तो इनका फेस थोड़ा सा ब्रॉड लगेगा, और जो लॉन्ग में फेस आपका शो हो रहा है, ओवल में शो हो रहा है, वो थोड़ा सा आपका बैलेंस हो जाएगा। ये कॉन्टूर में ये चीज होती है। एंड व्हाट अबाउट चबी फेस? चबी फेस में आपने कट देना होता है। लाइक मेरा चबी फेस है, तो मैंने इस तरीके से किया है कि वो थोड़ा सा स्लिम इफेक्ट आए। ओके। और नोज की कॉन्टूरिंग करते हुए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है? नोज का ये होता है कि आपका जो चीज आपकी उभरी हुई होती है उसको आपने बिठाना होता है डार्क शेड के साथ, और जो चीज आपकी दबी हुई होती है उसको हाईलाइट से उठाना होता है। ओके, अभी कॉन्टूरिंग का प्रोसेस चल रहा है। इट इज नॉट दैट टाइम टेकिंग, लेकिन फिर भी हमें अगर बहुत अच्छा काम करना है तो वी नीड टू इन्वेस्ट सम मोर टाइम इनटू इट। तो हमें ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, और ज्यादा टाइम लगाएंगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे एक पॉइंट पे, एक प्रोसीजर पे, तो रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा जो कि हम चाह रहे हैं। दिस इज वेरी लाइट सा मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है। ट्रांजिशन शेड जिन लोगों को इस बारे में नहीं मालूम, क्या लाइटर शेड होता है, ये ट्रांजिशन होता है, मतलब आप डार्क को लाइट कर सकते हैं इसको ऊपर पुट ऑन करके, ठीक है, और एक कलर ग्रेडियंट आपका बन जाता है डार्क से लाइट लाइट लाइट। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपकी एक अच्छी ब्लेंडिंग के लिए। ओके, अब ब्रशेस चूज करना भी बड़ा मुश्किल एक काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रशेस इज द मेन टूल। एंड व्हाट इफ यू डोंट हैव एनी ब्रश? तो फिंगर आर द बेस्ट फ्रेंड्स। फिंगर से जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है, ठीक है, उतनी शायद ही ब्रश से होती है। आपके पास ब्रश नहीं है, अच्छा ब्रश नहीं, आप समझते हैं कि ब्रश है ही नहीं इस काबिल, तो फिर आप अपनी फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन शेड, हाँ, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये रस्ट सा कलर है, ठीक है, रस्ट ये मैं आउटर में दे रही हूँ, और इसको जस्ट मर्ज कर रही हूँ, कुछ भी हार्श नहीं रहने दूंगी, ठीक है, सिर्फ ब्लेंडेड होगा, हर चीज बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ब्लेंडिंग पे कितना काम करने की जरूरत है? आजकल ब्लेंडिंग ही चल रहा है। मैं ज्यादातर जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ, और उसमें कोई भी हार्श लाइन नहीं होती। ओके, ठीक है, वो सब ब्लेंडेड होता है, कितने सारे शेड्स होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कौन सा शेड कहाँ लगा हुआ है। तो ये सबसे मेन चीज होती है। अब जो है मैं शिमर ले रही हूँ। ओके, सिंपल ग्लैम लुक क्रिएट हो रहा है सीजन के मुताबिक। आजकल के जो चीजें ट्रेंडिंग चल रही हैं, जो मेकअप ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके मुताबिक जिनल क्रिएट कर रही हैं सिंपल ग्लैम लुक। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि सिंपल ग्लैम लुक और ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल बिकॉज वी आर ऑन इट। सिंपल ग्लैम लुक और शिमर ऐड किया जा रहा है। ये भी बड़ा जरूरी है कि आपकी जो आई पैलेट है, जो आई पिगमेंट्स हैं, वो पिगमेंटेड हों। एग्जैक्टली, ये बहुत मेन चीज होती है। अगर एक पैलेट है वो इतनी अच्छी है और आपका सारा काम आसान कर देती है, तो आपको और चीजों पर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी चीज हो, डजंट मैटर इफ दैट इज एक्सपेंसिव, लेकिन एक दफा का खर्चा जो है ना, वो आपको बहुत सारे और खर्चों से बचा लेता है। अब आप कैमरे में देखेंगे कि हर चीज ब्लेंडेड आपको लगेगी। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा जो है मैं इसको मजीद एनहांस कर दूंगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा ड्यूई सा लुक है जी। यही ड्यूई और थोड़ा सा सॉफ्ट, यही जो है ना सिंपल और ग्लैम लुक क्रिएट होती है इससे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना टाइम देते हैं ब्लेंडिंग पे, कितना मेकअप आपका ब्लेंड हुआ है, और आइदर दैट इज फाउंडेशन या आई शेड्स या कॉन्टूर। जो चीजें जो शेड्स नीचे गिर गए थे उनको मैंने डस्ट ऑफ कर लिया। ठीक है,
बाज़ हम ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो स्टेप है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसको मिस करवा देते हैं इसका कोई सीन नहीं होता क्योंकि हम जो है हमें बेसिक्स ही मालूम नहीं होते। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका आई शेड या ग्लिटर या शिमर अगर नीचे गिर गया है, फेस पर फैल गया है, तो आप उसको साफ कर लें विद गुड ब्रश। ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजा को बोलने की कोई इजाजत नहीं है फिजा बिल्कुल आराम से बैठेंगी। अच्छा जी, अब मैंने यही जो रस्ट कलर है फिजा के लिए ये मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिजा के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो आई नो कि फिजा के साथ जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फिजा बोलती हैं, बहुत अच्छी बात है कि बोलती हैं, लेकिन मेकअप के दौरान नहीं बोलना। अच्छा, यही जो मैंने रस्ट कलर है, रस्ट कलर पेंसिल ब्रश के साथ, ओके, जो कि प्रिसाइज है, पेंसिल ब्रश के साथ वही रस्ट शेड जो कि हमने एज ए ट्रांजिशन शेड यूज किया है, डेप्थ देने के लिए यूज किया था। डेप्थ देने के लिए हमने जो रस्ट शेड यूज किया था वही शेड अब नीचे लग रहा है मजीद डेप्थ देने के लिए। एंड आई थिंक इस स्टेप के बगैर मेकअप, आई मेकअप कंप्लीट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, मेरे हिसाब से तो ऐसी ही है। अक्सर लोग बिल्कुल आईज को नीचे से छोड़ देते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखें जो हैं वो इनहेंस होती हैं, तो इनहेंस करना जरूरी है। यस। अब मैं ये थोड़ा सा, ठीक है, जो मैंने लाइन वहां खींची है उसको मैं ऊपर की तरफ मर्ज कर रही हूँ। आईज बंद करें। ठीक है, वही शेड जो नीचे यूज हो रहा है वही मैंने ऊपर जाके मर्ज कर दिया कि कोई लाइन, हार्श लाइन शो ना हो। ठीक है। ज़िनल, वैसे एक सिंपल ग्लैम लुक क्रिएट करने के लिए आपको कितना टाइम दरकार होता है? मुझे अपने लिए तो हाफ एन आवर। हाफ एन आवर? हाफ एन आवर? यस, मुझे अपने लिए, लेकिन मुझे क्लाइंट पे मैं लेती हूँ, आई टेक 1 आवर। ओके, हाफ एन आवर ऑन योर सेल्फ? ऑन माई सेल्फ। ठीक है, आधा घंटा अपने ऊपर मेकअप करने के लिए, चाहे वो कोई भी। लेकिन अब मुझे ये टारगेट मिला हुआ कि मैंने ये जल्दी करना है, तो अभी बस मैं किए जा रही हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पा रही, तो आई होप। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आई हैव वर्कड विद ज़िनल, सो आई नो कि टाइम मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छी हैं। जी, दिखाइए। अच्छा, अब ऐसा है कि ये ब्राउन शेड लिया मैंने, और मुझे बेसिकली जो है ना आजकल लाइनर नहीं पसंद, मुझे स्मज और ब्लेंडेड हर चीज पसंद है, तो मैं लाइनर नहीं यूज करते अपने क्लाइंट्स पे भी, इवन के ब्राइड्स पे भी। तो इसके लिए हम ब्रश कौन सा यूज कर रहे हैं? ब्रश ये एंगल ब्रश है, ठीक है, हाँ, और ये लॉन्ग में है, ठीक है। इससे बहुत अच्छी जो है ना आपका काम आसान हो जाता है, मतलब जिसको मेकअप नहीं भी आता ना वो भी इजीली कर लेगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली लाइन नहीं खींच रही, मैं उसको साथ साथ लगा के ना ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, और वो खासा प्रोमिनेंट भी हो रहा है। हाँ, अगर आप इसको हार्श लाइन बनाना चाहें तो वो भी बन सकती है। वैसे आजकल कौन से मेकअप लुक्स ट्रेंडिंग में हैं? ट्रेंडिंग में यही है कि आपका बिल्कुल शिमरी आईज हो, ठीक है, और कोई चीज आपकी नजर ना आ रही हो, हर चीज ब्लेंडेड हो, तो यही आजकल इन है। और जो आजकल ग्लॉसी लिप्स का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है? जी जी, पाउटी एंड ग्लॉसी। ओके, पाउटी एंड ग्लॉसी। पाउटी जो है ना मेरा सिग्नेचर है, सिर्फ एक चीज मेरी सिग्नेचर है, और वो है पाउटी। आई नो मैंने आपका किया था, आप बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्म हुई थी। आई नो, और मैं ये बताना भी चाहूंगी कि जब मैंने ज़िनल के साथ काम किया था, तो फिजा भी जानती हैं कि पहले मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी कि मेरी आईब्रोज जो है ना वो ऐसे नहीं ऐसे, और लिप शेड पे भी हमने बहुत काम किया था, और वो कोई एक शेड नहीं था जो कि हमने यूज किया था, एक शेड यूज ही नहीं होता, अ लॉट ऑफ लिप कलर्स, और फिर हमने उसको एक कलर में चेंज किया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये ब्राउन की मैंने डेप्थ दे दिया, अब मैं हल्का सा जो लाइनर के पास, लाइनर की तरह जो है ना, ओके, हेयर लाइन के पास हल्का सा एक डेप्थ दूंगी ब्लैक कलर की। ठीक है। इससे ये साबित होता है कि आपने अगर एक पैलेट पे, एक आई पैलेट पे ही अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो कितना टाइम आपका साथ दे सकती है। और मैं अपनी सारी ब्राइड्स एक ही पैलेट से करती हूँ, जब मुझे ये इतनी अच्छी लगती है, मुझे अपना अचीव जो शेड है वो सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं डिफरेंट चीजें यूज करूँ। और आपके पास जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो फिर खुद ही मेस मच जाता है। एग्जैक्टली ऐसी है, टाइम भी कंज्यूम होता है ज्यादा। ठीक है, डेप्थ देना जो है वो जारी है, और जो नीचे गिर रहा है पाउडर उसको हम बाद में सेट कर देंगे। थोड़ा सा फेस इधर करिएगा प्लीज। ठीक है, जो लुक हम क्रिएट करने जा रहे हैं दैट इज
सिंपल ग्लैम लुक जिनल काम कर रही हैं फिजा मलिक के चेहरे पे, और आजकल के मेकअप ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए जो लुक क्रिएट होने जा रहा है दैट इज अंडर द प्रोसेस, और थोड़ा सा ही टाइम लगेगा एंड वी विल बी गुड टू गो। तो आप हमारे साथ रहिएगा, बिकॉज जो मेकअप फ्रीक्स हैं, जो मेकअप करना पसंद करते हैं, जिनको मेकअप कलेक्ट करना भी बहुत पसंद है, उनके लिए ये सेशन, ये सेगमेंट बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही हेल्दी, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बिकॉज हमारे साथ जिनल मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर तो काम कर ही रही हैं, लेकिन वैसे अगर आप इनका काम देखना चाहते हैं तो अब आप आपके सामने है, लाइव मेकअप हो रहा है और जिस डेडिकेशन के साथ हो रहा है ये आपके सामने है। मजीद जो काम रह गए हैं जानते जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में रोही एट 10 में। ये सेगमेंट भरा हुआ है मेकअप से और मेकअप से रिलेटेड बातों से। अगर आप मेकअप से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एक सिंपल ग्लैम लुक कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किन किन चीजों का ख्याल रखा जा सकता है, तो जिनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट, और मेकअप कहाँ तक पहुंच चुका है इन्हीं से जानते हैं। आप बस हमारे साथ रहिएगा। वक्त चूंकि कम है लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही थी, जिनल को हाफ एन आवर बहुत था ये लुक क्रिएट करने में। कहाँ तक पहुंच गया जिनल? बस हम लैशेस लगाने वाले हैं और डस्ट ऑफ करेंगे हम पाउडर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही रिस्की सा काम, बड़ा ही सेंसिटिव सा काम। लैशेस लगाना कोई आसान काम नहीं है और चांद तारे तोड़ लाने के इक्वल है लैशेस लगाना मेरे लिए। मैं नहीं जानती कि आपके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। जिनल, लैशेस लगाना कितना मुश्किल है? मुझे नहीं मुश्किल लगता। आपको मुश्किल नहीं लगता? मेरी एक टेक्निक है तो वो मेरा काम हो जाता है उससे। टेक्निक्स होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लैशेस लगाने की भी अपनी एक टेक्निक होती है, तो वो टेक्निक क्या है जिनल से जानेंगे। हाँ जी, मैंने जैसे हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने ग्लू लगा ली थी ताकि वो थोड़ी सी टैकी हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब रनी होती है तो वो फिर बार बार उखड़ती है। हाँ, ठीक है, तो उसमें ग्रिप नहीं आती, उसकी होल्ड पावर वैसी नहीं रहती। और थोड़ा सा जब ये टैकी हो जाए तो उसको हल्का सा आप ऐसे टर्न करेंगे और सेंटर से पकड़ के आप सामने देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगी। नजर मैंने ऐसे रखवानी, आंखें बंद नहीं करवानी, और मैंने ऐसे खींच के आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद नहीं करनी, ग्लू लगा के आपने कुछ देर के लिए, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए रखना है? अब सर्दियां हैं तो अभी जरा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, जैसे ही वो बिल्कुल इनविजिबल से होने लगे, ट्रांसपेरेंट मैंने यूज की है तो इनविजिबल जैसे ही हल्की सी हो जाएगी, हल्का हल्का सा शो हो रहा होगा तो मैंने उसको उठा के लगा दिया। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक वी वर टॉकिंग अबाउट। ये टेक्निक है जो कि जिनल इस्तेमाल करती हैं, और आंखें जो है वो बंद नहीं करनी। हाँ जी। फिजा को अभी जब अपने आप को देखेंगी फिजा, तो फिर इनका रिएक्शन भी हम देखेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं अभी मैं किसी चीज से इसको फिक्स करूंगी, लेकिन अभी मैंने जस्ट लगा दी है कि वो वहां पे थोड़ा सा टाइम ले करने के लिए, और उसके बाद मैं उसको फिक्स करूं जहां मैं करना चाहती हूँ। सही है, यहाँ देखिए। और लैश लगाते हुए लैश को हमने सेंटर से पकड़ना है। लैश लगाते ही हम इतनी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम सारी चीजें जो है वो खुद ही मैस मचा देते हैं हम। ओके, ठीक है, ठीक है, यस, परफेक्ट, परफेक्ट। परेशान ना हो, आई नो यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। फिजा जो है वो अपने आप को देखे बगैर ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। ये कुछ बारीक सा आप कोई भी चीज टूल ले लें। ठीक है, और अब मैंने दोबारा से उसको जहां मैंने बिठाना है वो बिठाया, और उसके बाद मैंने पुश किया उसकी अपने लैशेस के साथ अप साइड पे, ताकि आईज जो हैं वो गिरी भी ना लगे। ठीक है, लैशेस लगाने से पहले मस्कारा भी यूज किया गया है, और लैशेस एक तो हम लगाते हैं, लैशेस तो हमने लगानी है, लेकिन उससे पहले मस्कारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लैशेस के साथ जब हम मस्कारा लगाते हैं ना तो वो बहुत रफ सी लग रही होती हैं और बहुत ज्यादा फ्लफी सी हो जाती हैं, जो कि नेचुरल लुक नहीं देती। ठीक है, ठीक है, तो मस्कारा लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट लैशेस लगाने से पहले। इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लैशेस लगानी और मस्कारा नहीं लगाना और अपने ओरिजिनल लैशेस पे कोई काम नहीं करना, तो फिर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना छोड़ दें। दिखाइए। और ये मुझे भी सीखने की जरूरत है। जो बातें मैं खुद को सिखाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक भी कन्वे करूँ। ओके, मुझे भी बात करनी है। ऊपर देखिए। फिजा के लिए इस वक्त खामोश बैठना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छे से अंदाजा लगा सकती हूँ। ओके, पहले जिक्र हुआ लिप शेड।
लिप कलर, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, व्हाटसोएवर यू कॉल इट, कितना जरूरी है उसको, कितने सारे कलर्स हमने मर्ज किए, कितने सारे कलर्स को मिला के हमने जो कलर अचीव करना है वो करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। अब हमारे जो है मैं ब्लश ऑन और हाइलाइटर प्लस, ओके, जो कि एक यूथफुल सी लुक देगा। आजकल ब्राइड्स हाइलाइटर चाह रही हैं। जी जी ठीक है, ये दोनों इफेक्ट देगा ना। सही है, एक फ्रेश सी लुक भी आ जाएगी, ओके, हाइलाइटर भी हो जाएगा, फ्रेशनेस भी आ जाएगी। सही है। तो अलग से हाइलाइटर लगाने की जरूरत जी जी मैं लगाऊंगी, वो भी लगाऊंगी, क्योंकि हाइलाइटर अब आजकल बहुत इन है, बहुत इन है। अगर हमने किसी आंटी, उम्र रसीदा आंटी को हाइलाइटर नहीं लगाया तो वो नाराज हो जाती हैं कि आपने हाइलाइटर क्यों नहीं लगाया, कि इतनी हाइलाइटर की अवेयरनेस है। ठीक है, हमारे पास इस वक्त प्रोड्यूसर साहब के मुताबिक 3 मिनट हैं। लेट्स सी 3 मिनट में क्या होता है। ओके, इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी बिग टास्क। 3 मिनट है, 3 मिनट में क्या मैं फटाफट से सेटिंग स्प्रे कर देती हूँ। ठीक है, सेटिंग स्प्रे यानी कि फिक्सर जी, और मैं अब हाइलाइटर करेंगे, देखिए ऊपर। ठीक है, एक सॉफ्ट सा ड्यूई सा लुक अचीव करने के लिए हाइलाइटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आजकल तो हाइलाइटर ही होता है आपके चेहरे पे, वैसे ग्लो हो या ना हो, लेकिन हाइलाइटर से जो ग्लो अचीव होता है उसकी क्या ही बात है। ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स जहां पर हाइलाइटर मेन पॉइंट जाता है। अभी मैं फिलहाल, अभी टाइम की कमी है तो मैं जस्ट इसको ब्रश आउट कर रही हूँ कि आपको एक फाइनल लुक आ जाए। जो हम चाह रहे थे वो तो हम अचीव कर चुके हैं, और जितने टाइम में हमने किया दैट इज मोर देन अमेजिंग, क्योंकि हमारे पास वक्त कम था, लेकिन कम वक्त के बावजूद जो लुक हम चाह रहे थे और जिस मेहनत के साथ चाह रहे थे वो हम अचीव कर चुके हैं। लैशेस लग चुकी हैं, जी, लैशेस सब लग काम चुकी हो चुका है, हाइलाइटर हो चुका है। आखिर पे क्या रहता है? आखिर में दुपट्टा हम दे लेंगे। हम जो है आखिर वाली तैयारी, ये अंडर आई पे मैं थोड़ा सा एक फ्रेश लुक दे देती हूँ। ठीक है, मेरे सैलून का नाम भी फ्रेश लुक है और मैं फ्रेश लुक देने पे बहुत फ्रेश लुक फोकस करती हूँ। देखिए इधर, और दुपट्टा जो है वो मैं ला चुकी हूँ फिजा के लिए। देखिए इधर, इधर देखिए, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं कि मेकअप के दौरान ही पैनिक कर जाते हैं कि पूरी लुक जो है वो हम अचीव नहीं कर सके, लेकिन दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। पूरा लुक कंप्लीट होने की देर होती है और फिर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, जो आप चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे वैसा आपको फिनिश लुक देने के बाद एक दफा फिर मैंने सेटिंग स्प्रे किया, ठीक है, जिससे डुई सी फिनिश आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल लुक। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एंड माशाल्लाह इट्स अ बिग टास्क फॉर मी। जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, और मैं हमेशा कहती हूँ आई डोंट नो कि अगर कोई चीज कुछ कमी बेशी लग रही है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई हैवंट एनी आइडिया अबाउट दैट कि इतनी जल्दी मैंने कभी नहीं किया। मोर देन अमेजिंग, इतनी जल्दी। मैं जिनल को जानती हूँ, मैंने जिनल के साथ काम किया, सो आई नो कि कितनी डेडिकेशन के साथ काम करती हैं, टाइम मैनेजमेंट का कितना ख्याल रखती है। फिजा मलिक, थैंक यू सो मच, यू लुक प्रिटी, यू लुक वेरी प्रिटी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जिनल। और हम अपने आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने लोगों को, उनके काम को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि अगले सेगमेंट में हमारे साथ कौन मौजूद है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। इस सेगमेंट का आगाज हो चुका है और इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन मौजूद हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब, इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आपसे जाननी है, बहुत सारी बातें करनी है, रिसेंट हैपनिंग्स पे भी हमने बात करनी है, और आजकल क्या चल रहा है, इदारा कितना फंक्शनल है, कितना एक्टिवली काम कर रहा है। वैसे तो यहाँ पर मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। खिदमत है, नेकी है, इबादत है, एक सोशल वर्क है, और सोशल वर्क इबादत को हम अगर इबादत कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। और अब आइए बात करते हैं उनसे, उनकी बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी ज़बानी हम ये जानते हैं, सुनते हैं, जो खुद मरी के इस सान्हे में मौजूद थे,
जिन्होंने खुद वो तमाम चीजें एक्सपीरियंस की, जो खुद वहां फंसे रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अब्बास साबिर साहब, जो कि राइटर हैं, कॉलम्स भी लिखे और सफरनामा निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। माशाल्लाह। आपको यहाँ पर देख के, यहाँ पर आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि आप सेफ हैं एंड यू आर डूइंग फाइन, हेल्दी हैं माशाल्लाह। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा ना कि आपका कैसा रहा, आप वापस कब आए हैं? मैं संडे को वापस आया हूँ इस शहर में, और संडे और सैटरडे की दरमियानी शब मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था। यानी कि एक रात और 2 मुकम्मल दिन और फिर एक आधी रात, ये मरी में मेरा गुजरा है। और आप स्टक रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप स्टक थे? हाँ, गाड़ी तो बिल्कुल फंसी हुई थी, लेकिन हम 1-2 किलोमीटर पैदल चल सकते थे और खाने पीने की चीजें तलाश कर सकते थे और आपस में गुफ्तगू कर सकते थे उन लोगों से जो हमारी तरह वहां मौजूद थे, और पाकिस्तान भर के लोग थे वहां। आप वहां पर अपनी फैमिली के साथ थे? जी, आपकी पूरी फैमिली मौजूद थी जी। आपके साथ, और सब बिल्कुल ठीक थे? जी बिल्कुल ठीक थे। ठीक। आप वहां पर स्टक रहे और आपने जितना टाइम ड्यूरेशन हमें बताया है वो कोई छोटी बात नहीं है, कोई कम बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपनी गाड़ी से निकल सकते थे। गाड़ी आपकी फंसी हुई थी, लेकिन आप इतने एबल थे कि आप निकल सकते थे, खाने की तलाश में वॉक कर सकते थे। और कितने किलोमीटर आप पैदल भी चलते रहे? पहली रात जब स्नोफॉल हो रही थी और उस दौरान तो नहीं चल सकते थे, लेकिन आखिरी रोज स्नोफॉल खत्म हो गई थी, तो उस दौरान फिर हम आते जाते रहे, लेकिन वो चूंकि गाड़ियां फंस गई थी, वो मूवमेंट नहीं हो सकती थी और ट्रैफिक ब्लॉक थी, रास्ता नहीं था। अगर ट्रैफिक ब्लॉक ना होती तो फिर तो गाड़ी निकाली जा सकती थी, लेकिन उस वजह से ट्रैफिक की ब्लॉकेज जो है ना वो मेन मसला था। ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से जी सारा मामला जो हुआ है ये हुआ ही ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से है, क्योंकि ये इसको कोई आप स्टॉर्म नहीं कह सकते। ओके, ये स्टॉर्म नहीं था, ये स्टॉर्म नहीं था जी, क्योंकि स्टॉर्म जो होता है वो ऐसे नहीं होता। स्टॉर्म केटू पे होते हैं, नांगा पर्वत पे होते हैं, राकापोशी पे होते हैं, देवसाई में होते हैं, और मैंने वो भी देखे हैं। लेकिन एक ये कैसा स्टॉर्म है कि आपके जोगर भी नहीं भीगे उसमें। ये एक सिंपल नॉर्मल बर्फबारी थी, और महकमा मौसमियात ने तो कल स्टेटमेंट भी दे दी है मरी के हवाले से कि ये स्टॉर्म नहीं था, ये मामूल की बर्फबारी थी। तो जब बर्फबारी हो रही हो और आप एक रात और एक दिन कहीं चल ना सकें, तो यकीनन आप उसमें आपकी गाड़ी भी फंस जाएगी और रास्ते भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि बर्फबारी हर साल होती है और हर साल ट्रैफिक के मामलात कुछ ऐसे नहीं होते। रश भी इसी तरह होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। और अब ये कहना कि लोग ज्यादा चले गए, तो लोग जो जाने वाले हैं उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता ना कि आगे कितना रश है। ये टाल प्लाजा के आदादो शुमार बताते हैं, इंतजामिया बताती है, प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, गाइडलाइन दी जाती है कि जी अच्छा ईद के दिनों में, गर्मियों में आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में रास्ते बंद कर देते हैं। ये जाने वालों को एक खास तादाद तक इजाजत दी जाती है, और जब वो निकलते हैं तो फिर नए लोग आते हैं। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है जी कि लाख से ज्यादा लोग चले गए, जबकि मिनिस्ट्री ये भी जानती है कि वहां ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोगों की गुंजाइश है और 10,000 गाड़ी की गुंजाइश है। और फिर जितने लोग फंसे हैं ये एक अलग दास्तान है कि वो कैसे फंसे हैं, लेकिन वो वहां फंसे हुए 2 दिन तक बुलाते रहे, रेस्क्यू 1122 को बुलाते रहे, वो नहीं आए। अपनी तरफ से कोशिश की गई जी, इंतजामिया को बुलाया। मसलन मैंने खुद मेरा कॉल रिकॉर्ड जो है ना मैंने पेश किया है, इंक्वायरी कमेटी ने मुझे तलब किया था, मैंने वहां बात की है। तो मैंने पहली कॉल डीसी साहब को की, तो डीसी साहब का जो स्टाफ है उन्होंने कहा जी कि वो सो रहे हैं और ये काम जो है ये तो हाईवेज का है, बर्फ हटाना। यानी उन्होंने इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं, मैं मेरे पास यानी कि रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं ना, मैं कोई ऐसे हवा में मोहल्ला को बात नहीं कर रहा। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा जी कि उनका स्टाफ जो था अटेंड करने वाला, फोन ऑपरेटर वगैरह, जो पीए सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने कहा कि आप नंबर ले लें, आप हाईवेज वालों से बात करें। मैंने हाईवेज वालों को कॉल की, उन्होंने कहा जी पहले तो बर्फ हटाने वाली गाड़ियां होती थी, तो अब कल देखेंगे। मैंने 15 पुलिस को कॉल की, उन्होंने कहा कि बर्फ में फंसे हुए लोगों के साथ अगर कोई डकैती या जुल्म हो रहा है तो हम आ जाते हैं। मैंने कहा वो बर्फ में मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर ये हमारा काम नहीं है। फिर एसी साहब को कॉल की। अब मैं जब आ गया, टीवी चैनल्स ने खबर चलाई,
तो मुझे डायरेक्टर 1122 की कॉल आई कि जी हमारे डीजी साहब जो है ना डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उन्होंने आपका नंबर शेयर किया है कि इनसे बात करें। मैंने कहा मैं तो इस्लामाबाद पहुंच गया हूं। फिर एसी साहब जो है मरी के, तो उन्होंने जब कॉल की तो मैंने कहा कि आप अपना नंबर चेक करें और उसमें एसएमएस चेक करें जो मेरे इसी नंबर से गए हुए हैं, कि मैंने कितनी बार आपका नंबर ट्रेस किया पहले, फिर आपको कॉल्स की और आप लोग नहीं पहुंचे। आधा दिन यानी कि 2 बजे बर्फबारी शुरू हुई 6 तारीख को, 6 तारीख गुजर गई, 7 की रात पूरी गुजर गई, अगली सुबह गुजर गई, फिर जाके 3 बजे 4 बजे पाक अफवाज के नौजवान जो हैं वो बेलचे उठाए हुए आए। उन्होंने एक एक कप चाय हमें दी और जमात इस्लामी के लोग जो है ना वो बिस्किट तकसीम कर रहे थे। ये अखुवत जो तंजीम है अल खिदमत फाउंडेशन। तो मामला ये है कि ये कोई, मैं तो समझता हूं कि ये जो 22 लाशें हैं ये मकतूलीन हैं, ये कत्ल हुए हैं। बिल्कुल। ये इसको हादसा, अगर हादसा होता या स्नोफॉल का कोई स्टॉर्म या तूफान होता तो और लोग भी फौत होते, मरी के मकामी लोग भी फौत होते, या बाजार बंद होते। वहां तो ऐसा बात हुई, यानी कि जो बर्फ आप बेलचे से हटा के रास्ता खोल रहे हैं तो उसको आप स्टॉर्म नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला के खाते में डाल दें और अपनी जान बख्शी करवा लें तो एक अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल इंतजामी नाअहली है। और उसमें कहीं भी कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक कोई हेल्प कहीं सरकारी तौर पे नजर नहीं आई। 3 रोज तक कहना बड़ी छोटी बात है, आसान बात है, लेकिन 3 दिन एक ऐसे माहौल में स्टक रहना और आपको पता भी ना हो कि आपने क्या करना है, लेकिन फिर भी अपनी जानिब से, अपनी तरफ से जितनी कोशिश की गई, और फिर हमारा एक ये भी सोच है कि इतनी अमवात हो गई, लोगों की जानें चली गई, और इंसानों को बचाने के लिए भी, उनको बचाने के लिए भी किसी एक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं थी। हर इंसान अपनी तरफ से मदद ऑफर कर सकता था। इस पर हम बात करेंगे। सफरनामा निगार हैं कैसर अब्बास साबिर साहब, इनके अपने एक्सपीरियंस की तो हम बात कर रहे हैं, ये अभी वापस आए हैं और क्या क्या चीजें इन्होंने देखी और इस हवाले से ये क्या समझते हैं कि बेसिक वजह क्या बनी, लोग अपनी गाड़ियों में बंद रहे तो बेसिक वजह क्या बनी और क्या क्या चीजें थी जो बेहतर की जा सकती थी, जिन पर काम किया जा सकता था। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन बढ़ते इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब की जानिब, जो कि इमरजेंसी ऑफिसर है रेस्क्यू 1122 मुल्तान में। सर बताइएगा आजकल क्या चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जी नॉर्मल रूटीन की इमरजेंसीज पूरे पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट मुल्तान उनको इंसानी जिंदगियां बचाने में अपना किरदार अदा कर रहा है और बड़े फाल तरीके से किरदार अदा कर रहा है माशाल्लाह। और अगर हम बात करें पूरे पंजाब के हवाले से तो हमारा जो ऑस्ट रिस्पांस टाइम है एम्बुलेंस के हवाले से वो अभी भी हमने 7 मिनट बरकरार रखा है, 7 मिनट्स। और मोटर बाइक एम्बुलेंस की बात करें तो उसका एवरेज रिस्पांस टाइम 4 मिनट हमने बरकरार रखा हुआ है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आप इंटरनेशनली भी इदारों से कंपेयर करें रेस्क्यू से तो आपको एक अपनी मिसाल आप है रेस्क्यू 1122। इसके अलावा जो रोड ट्रैफिक हादसा हैं डेली की बुनियाद पर, जैसे आजकल फॉग का सीजन है तो आजकल चूंकि हादसा ज्यादा हो जाते हैं, पब्लिक की केयरलेसनेस कह लें या उसमें कुछ और अवामिल कह लें, उसकी वजह से तो उस पर भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और नॉर्मल जो रूटीन इमरजेंसीज हैं मेडिकल के हवाले से, इसके अलावा फायर केस एक बहुत बड़ा नंबर है, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से है, वेल रेस्क्यू के हवाले से है, एनिमल रेस्क्यू के हवाले से है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम एनिमल रेस्क्यू पे काम चल रहा है। जी बिल्कुल, एनिमल रेस्क्यू भी हम एनिमल को भी रेस्क्यू करते हैं और अब तक 15,000 से ज्यादा एनिमल्स को हम पूरे पंजाब में ऑल ओवर द पंजाब रेस्क्यू कर चुके हैं। ऑल ओवर पंजाब? जी ऑल ओवर द पंजाब। ये बहुत अच्छी बात है, इसका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मुझे इल्म हो गया है। जी बिल्कुल, इंसानी जिंदगी बचाने के साथ साथ हम एनिमल्स के हवाले से तमाम जो जाने हैं उनका ख्याल रखते हैं और उनकी जिंदगियां कीमती बचाने में अपना किरदार अदा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा है सुन के, क्योंकि जिनसे भी बात करो कि एनिमल रेस्क्यू पे काम करें तो लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं कि पहले इंसानों को तो बचा लें, एनिमल पे भी आ जाएंगे। तो ये जो सोच है इसको भी हटाने की जरूरत है। अगर मखलूक की बात कर रहे हैं, मखलूक खुदा की बात करते हैं तो उसमें पौधे भी शामिल हैं, उसमें जानवर भी शामिल हैं, सिर्फ इंसान शामिल नहीं है। तो अगर हम एनिमल रेस्क्यू की बात कर ही रहे हैं तो इस पर आप समझते हैं कि कोई इदारा बनना चाहिए अलग से, कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए? जो लाइजोन है वाइल्ड लाइफ के साथ और बाकी जो एनिमल के इदारे हैं उनके साथ हमारा लाइजोन है। जब भी मैं रेस्क्यू 1122 पे कोई कॉल आती है एनिमल रेस्क्यू के हवाले से तो हम फौरन वहां पे रिस्पॉन्ड करके उसको रेस्क्यू करते हैं, उनको फर्स्ट एड मुहैया करते हैं और उसके बाद उनको जो इदारे हैं, वाइल्ड लाइफ का इदारा है, जो बाकी इदारे हैं, उनके हैंड ओवर करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट में वो भी इसमें फाल हैं, जाहिर बात है। मजीद इस पर गुंजाइश बेहतरी की हर जगह पे मौजूद होती है, तो मजीद भी इस पे इदारे बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि आप जो तमाम तर चीजें हैं अपने इदारे से रिलेटेड वो हमसे शेयर कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स हैं वो हमें बता रहे हैं। रिस्पांस टाइम की आप बात कर रहे थे 7 मिनट्स,
तो बहुत सारे लोगों के नजदीक ये एक ख्याल है, ये एक सोच है कि रेस्क्यू का जो रिस्पांस टाइम है रेस्क्यू 1122 का, वो ज्यादा हो गया है, वो 7 मिनट से कहीं 29 मिनट तक पहुंच गया है। तो ऐसी बातें भी सर्कुलेट कर रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अर्ज किया है कि ये जो 7 मिनट की हम बात करते हैं तो ये औसत रिस्पांस टाइम है, एवरेज रिस्पांस टाइम है। डेफिनेटली जो रिस्पांस टाइम है वो कंडीशन टू कंडीशन और इमरजेंसी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इमरजेंसी आती है 20 किलोमीटर पे, तो वहां पे एम्बुलेंस इस आजकल के रशी आवर्स में आप देखें, रशी ट्रैफिक सूरत हाल को देखें, रोड ट्रैफिक उसके हाथ देखें, कंडीशंस को रोड्स की, तो उसमें डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन जो शहर की इमरजेंसी है और ये जो औसत रिस्पांस टाइम की हम बात करते हैं, ये शहरी इलाके के लिए, जो शहर की दूध है, जो बाउंड्रीज हैं, जो शहर की प्रेमिसेस उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें एवरेज रिस्पांस टाइम हमारा 7 मिनट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। जो दूर की इमरजेंसी डेफिनेटली उन पे कंडीशंस वेरी करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई ज्यादा प्रोलॉन्ग पहुंचते हैं। जैसे हमें कॉल रिसीव होती है, हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमें कॉल पहले आती है, हम कॉलर को कॉल पे लेते हैं, उसके बाद फौरन डिस्पैच हो जाती है हमारी इमरजेंसी सर्विस, और लोगों की जितनी जल्दी हम पहुंच सके वहां पर उनकी मदद के लिए हम वहां पे पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है मोहम्मद बिलाल साहब, अगर हम आपसे एक छोटी सी डिटेल लेने की कोशिश करें रेस्क्यू 1122 इस इदारे के बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के हवाले से? बहुत सारे लोग हैं ना जिनको लाइटर नोट में बहुत कुछ है जो नहीं मालूम। जी, रेस्क्यू 1122 माशाल्लाह अब अवाम में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है और अवाम उन्नास इससे बिल्कुल जानती है इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपनी कारकर्दगी से साबित किया है कि हम लोगों की जिंदगियां बचाने में हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं, चाहे वो आग का सानिया हो, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, जल्जला हो, सैलाब हो, जो सी भी आफत हो, तो हम इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे होते हैं और हमेशा रहेंगे। रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताने के लिए इतना काफी है कि पंजाब में आज तक जब से ये रेस्क्यू 1122 का इदारा बनाया गया है, अब तक हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाने में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। उनको फर्स्ट जो एड है वो मुहैया कर चुके हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको शिफ्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ जब फायर के हवाले से अगर हम बात करें, तो फायर ब्रिगेड चूंकि हमारी उस तरह फाल नहीं रही थी, तो फिर हमें ये चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ा। तो रेस्क्यू 1122 डायरेक्टर जनरल साहब की हिदायत के मुताबिक हमने उसको अडॉप्ट किया, उसको लिया चैलेंज के तौर पर, और अब तक हम लाखों के जो फायर केसेज उस पर रिस्पॉन्ड करके अरबों के नुकसानात को भी बचा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके हवाले से इसके साथ साथ जो बाकी रोजमर्रा की इमरजेंसीज हैं उस पर भी हम बर वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं और इंसानी जिंदगियां बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम कैसर अब्बास साबिर साहब की बात से आपकी बात को रिलेट करना चाहेंगे कि अभी जो वाकया हमने देखा, दिल दहला देने वाला वाकया, कि अभी तो मैं ये भी पढ़ रही थी कि मरी का नाम भी चेंज करने की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है, और वहां पर अब इतना सन्नाटा है, पूरा माहौल अब इतना वीरान हो चुका है कि कोई मरी का नाम भी लेना नहीं चाहता। ये कोई छोटा वाकया नहीं पेश आया, ये बहुत एक हादसा भी मैं शायद इसको ना कहूँगी, जो हुआ ये जुल्म हुआ है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अभी कैसर अब्बास साहब ने बोला कि बर वक्त भी इमदाद नहीं फराहम की गई, रेस्क्यू 1122 भी वहां पर नहीं मौजूद थी सिचुएशन को देखने के लिए या किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इस पर अगर आप कोई बात कहना चाहें। जी, कैसर भाई की इस बात से मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। जाहिर बात उनके अपने जज्बात हैं, वो इस सिचुएशन से होकर गुजरे हैं और डेफिनेटली एक मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन रेस्क्यू 1122 अगर हम बात करें रेस्क्यू के हवाले से, तो रेस्क्यू वहां पे मौजूद थी और जैसे जैसे हमें कॉल्स रिसीव हो रही थी हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। चूंकि बहुत बड़ा एक नंबर था गाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कैसर भाई ने उसको मेंशन किया है, और आप आदादोशुमार भी देखें तो हजारों की तादाद में गाड़ियां थी। और ये जब 7 और 8 की दरमियानी रात, जिसमें ये ज्यादा, और 6 और ये पूरा, तो इसमें हजारों की तादाद में गाड़ियां थी। कुल्डाना और अगर बाड़ियां और ये वाला इलाका देखें तो इसमें पूरी तरह ट्रैफिक जैम हो चुका था और लोगों तक हम पहुंचे हैं, उनको अवेयरनेस दी है कि आप महफूज मकामात तक हमारे साथ आएं, उनको गाइड किया है। जो हमारे रेस्क्यू के पॉइंट्स थे, जो स्टेशंस थे, वहां पे लोगों को लेके आए हैं। लेकिन चूंकि एक नंबर जैसे बहुत बड़ा था, गाड़ियां बहुत ज्यादा थी, तो इसके बावजूद आप देखें, अगर इंटरनेशनली भी देखें पूरी दुनिया में जितनी भी एडवांस सर्विसेज हों, चाहे वो चाइना की हो, कनाडा की हो, यूएस की इवन हो, तो इस तरह की जो सूरत हाल जब बहुत ज्यादा स्नो हो जाती है या इस तरह ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो डेफिनेटली इमदाद पहुंचने में कुछ टाइम जरूर लगता है। लेकिन इसके बावजूद जो रेस्क्यू 1122 है उसने अपना पूरा फाल किरदार अदा किया है और हमने हजारों की तादाद में, अगर हम बात करें तो 95% तक लोग वहां से इवैक्यूएट कर लिए थे हमने। तो जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी डेफिनेटली, लेकिन ये अगर कंपेयर किया जाए तो अगर जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो गई थी, अगर वहां पे इदारे मौजूद ना होते, रेस्क्यू ना होती, ये बाकी इदारे ना होते, तो इससे ज्यादा ये सूरत हाल गंभीर हो सकती थी और मजीद कीमती जानों का ज़िया भी हो सकता था। तो यानी रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट था, रेस्क्यू के जवान 1122 के वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद थे और राउंड द क्लॉक वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन चूंकि नंबर बहुत बड़ा था, अब जाहिर बात है हर बंदे को उस तरह एक्सेस करना वो पॉसिबल नहीं था, लिमिटेड टाइम था, लेकिन मैक्सिमम
मैक्सिमम लोगों तक हमने अप्रोच किया है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी वहाँ पे तलब कर लिए गए थे, वो भी मौजूद थे, बारी नफरी मौजूद थी, डायरेक्टर जनरल सब खुद वहाँ पे पहुंच गए थे, वो खुद इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू ने अपना पूरा किरदार अदा किया है और लोगों की जो जानें हैं उसमें बचाने में अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, कैसर बात साबिर साहब, आप अगर हमें ये बताएं कि आप किस इलाके में, किस एरिया में स्टक थे? मैं जी का एक इलाका है, वो मेन माल से तकरीबन 3.5 किलोमीटर नीचे है। वहां मैं नहीं था, वहां 10,000 लोग और थे। और ये 7 किलोमीटर का एरिया जो है ना, ये सारा ये सनी बैंक तक ये फंसे हुए लोग थे। तो अब हम सुनते थे कि प्रेस रिलीज और हैंड आउट में क्या फर्क होता है। तो कहा जाता था कि प्रेस रिलीज तो वो होती है जो आंखों देखा हाल एक अदारा या एक पॉलिटिकल पार्टी वो जारी करती है, और हैंड आउट जो सरकारी तौर पे जारी होता है वो एक मुकम्मल झूठ होता है। तो अब इंजीनियर साहब जो हैं ये चूंकि वहां मौजूद नहीं थे, तो अब तस्वीर भी शेयर हो गई है, तमाम लोगों ने कर दी हैं कि वहां 3 दिन कोई नहीं आया। और चूंकि वो पाक फौज का एरिया था, फिर पाक फौज जो है ना वो वहां पहुंच गई तखीर से सही, लेकिन वो बेलची लेके वो आ गए लोग, क्योंकि वो एरिया उनका था सारा। तो बात यह है कि 1122 का कोई शख्स नजर नहीं आया वहां। 3 किलोमीटर तक मैं आता जाता रहा हूं वहां, इस दौरान भी गाड़ी अपनी छोड़ के, क्योंकि बहुत से लोगों को फोन सर्विस चल रही थी। बाद में तो इन्होंने फोन सर्विस ही बंद कर दी ना, ताकि लोग कम्युनिकेट ना हो आपस में। तो मैं आता जाता रहा हूं, मुझे मेरे वहां कई मिलने वाले भी मिले, उन्होंने कहा गाड़ी आप छोड़ दें, आप हमारे घर आ जाएं। मसला तो सिर्फ रोड पे था ना, नीचे ऊपर तो कोई मसला नहीं था। बर्फबारी हो गई, बट ठीक है, हो जाती होती है बर्फबारी, मामूल की बर्फबारी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रैफिक की ब्लॉकेज, ट्रैफिक पुलिस की नाहली, 1122 के लोग नहीं पहुंचे वहां। और अगर आप बता रहे हैं कि पहुंचे हैं, तो वो तब पहुंचे हैं जब हम घरों में पहुंच चुके थे। या सीएम साहब पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर पे, वो भी जिस वक्त पहुंचे हैं वो भी आप सब लोगों को आपको पता है। और फिर पहला बयान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, और हम तो बड़े खुश थे कि वो हमेशा कहते थे कि सियाहत का फरोग जो है ना, सियाहत में इस कदर ले जाऊंगा कि पूरी दुनिया के सियाह जो है ना यहां आएंगे। अच्छा, वो बेचारे वज़ीर आज़म का वो सारा मौकफ जो है ना वो जीरो कर दिया इंतजामिया ने। ये एक सिर्फ मरी, छोटा सा मरी, क्योंकि शुमाल में तो ऐसा है कि मरी उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो शुमाल है, जो सकरदू है या गिलगत है या नगर है, हुंजा है। तो दूसरा ये कि ये बचाया जा सकता था सिर्फ अगर ट्रैफिक रवां हो जाती। ट्रैफिक रवां नहीं कर सकते थे। ये करीब करीब कॉलेज थे, स्कूल थे, उनकी बिल्डिंग दे देते कि आप गाड़ियां छोड़ो, फिलहाल आप यहां अंदर आ जाओ। बिल्कुल। लेकिन वहां तो कोई पूछने के लिए, पानी का गिलास देने के लिए भी नहीं पहुंचा। तो अब ये सरकारी हैंड आउट जारी हो रहे हैं कि जी पहले के ये लोग आए क्यों थे, इनका काम क्या था। भाई, लोग जहां मेला लगता है लोग देखने के लिए आते हैं। आपने मरी को सजाया है, स्नोफॉल की खबर लम्हा बलम्हा आ रही है, तो लोग तो देखने आएंगे। लोग तो वहां आके इन्वेस्ट करते हैं, एक एक फैमिली 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है, जो लाजमी बात है। वहां तरक्की होती है और रेवेन्यू के मामलात में, और टैक्स जो टाल प्लाजा वाले लेते हैं। तो अब पहली बात यह कि इनको ना तस्लीम कर देना चाहिए कि हमसे गफलत हुई है, हमसे इंतजामी नाहली हुई है, आइंदा हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब जिला बना दें, रवैया कैसे बदलेंगे? उसका नाम मरी नहीं कोसार रख दिया गया है। तो लोगों के अंदर जो एक पैसे की हवस है, लूट मार का जो एक अपने अंदर एक चीज मौजूद है, वो उसको कैसे आप खत्म करेंगे? लिहाजा ये एक सबक इनको सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि वो 22 लोगों ने एहसान किया 22,000 लोगों पे, कि अगर उनकी जानें ना जाती तो ये 8 दिन भी इंतजामिया ना आती। बिल्कुल। अब हम वर्स्ट का वेट कर रहे होते हैं, जब कोई बदतरीन सूरत हाल होगी तब एड प्रोवाइड की जाएगी। और ये मैं समझती, पहले भी बोला कि ये जुल्म था, ये बिल्कुल जुल्म था। आपने अभी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से ये मौकफ रहा है, हमेशा से एक विजन रहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करना है। जी हाँ, वो बहुत अच्छी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बात की कि सियाहत का फरोग जो है ना वो मेरी तरजीह है। लेकिन इस अच्छा, लेकिन वो सिर्फ बात ही की, सिर्फ बात की। फेरी मेडोज के रास्ते क्लियर नहीं हुए। एक बड़ा खूबसूरत मकाम है, वहां से आप बेस कैंप नांगा पर्वत जाते हैं। आप देखें सकरदू में वो लोग अभी तक इमदाद। अच्छा हाँ, ये हुआ कि इस बयानिए से लोग आना शुरू हो गए। लेकिन मरी में जो वाकया हुआ ना, ये अब आप समझ लें कि ये सारा 3 साल का बयानिया
सरकारी बयानियां कि हम सेहत वेस्ट हो चुका है, वो वेस्ट हो चुका है। यानी अब आप समझते हैं कि वो जो टूरिज्म को प्रमोट करने के का पहला जो विजन था उसके हवाले से अब फीडबैक वो नहीं आएगा आवाम की तरफ से, दुनिया की तरफ से। टूरिज्म भी ना दो तरह की होती है। एक टूरिस्ट वो होते हैं जो मरी जाते ही नहीं, वो जाते हैं अपनी कैंपिंग करते हैं। अच्छा, उनमें कुछ क्लाइमर होते हैं, कुछ टूरिस्ट होते हैं। अच्छा, मरी जाने वाले लोग जो हैं ये जाते हैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 रात के लिए गए और आ गए। और अब जो फंसे हुए लोग हैं ये भी ऐसे चंद घंटों के लिए गए थे ना, कि स्नोफॉल का तो एक झटका 2-4 घंटों का होता है, तो उनको क्या पता था कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। फिर वहां के ट्रैफिक एहलकार और जो लोग मरी जाते हैं वो जानते हैं, और 1122 के लोग भी जानते हैं कि मरी के 2 रास्ते हैं और वो 1 वे हो चुके होते हैं जब रश होता है। यानी कि आप जीपीओ चौक तक जाते हैं तो एक जाने के लिए और एक आने के लिए, वहां वो ब्लॉकेज भी उन्होंने लगाई होती है, जो टायरों के लिए रुकावट होती है। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं था। जिधर से लोग जा रहे हैं, जिसका जी चाहे वो जब मोड़ ले गाड़ी उसी से वापस आ जाए। दूसरा, एक मखसूस किस्म की गाड़ी होती है जो बर्फ को उठा के हवा में मुअल्लक कर देती है। वो या तो बर्फ साइड पे चली जाती है या वो पानी बन जाती है। इस दफा इतने बड़े हादसे के बाद भी वो गाड़ी नहीं थी, वो एक ब्लेड जो आम मिट्टी उठाने के लिए होता है, वो क्रेन जिसको कहते हैं, बस वो क्रेन थी जो रोड क्लियर कर रही थी, और वो भी 3 दिन के बाद शायद पिंडी से मंगवाई गई। तो इंतजामी नाहली और गफलत और मशीनरी का ना होना, और वो जो एक वहां मैंने डाला देखा, उस पर लिखा हुआ था कि स्नोफॉल मैनेजमेंट, कि वो बर्फ, अच्छा वो खुद फंसा हुआ था, वो बिल्कुल मेरी गाड़ी की तस्वीरें मैंने शेयर की हैं, उसके साथ वो फंसा हुआ, उसके गेट पे लिखा हुआ है, और वो छोड़ के चले गए, वो अपने डाले को छोड़ के चले गए। वो बर्फ में नहीं फंसा हुआ था, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, और बर्फ में कोई गाड़ी नहीं फंसी। अगर बर्फ में गाड़ियां फंसती तो फिर इनको क्रेनों से रेस्क्यू किया जाता। गाड़ियां तो खुद निकल के आई हैं, खुद चल के आई हैं, सिर्फ ट्रैफिक नहीं थी, ट्रैफिक एहलकार नहीं थे, और वो ट्रैफिक की मैनेजमेंट की वजह से जो है ना, ये वो लोग जहां जम गए, वो जो फौत हुए, उनका मामला ये हुआ कि जब आप की गाड़ी रात भर खड़ी रहेगी, वो बर्फ का एक लेप चढ़ जाता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी पॉइंट पर आना चाहती हूँ कि एक्चुअली आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ, बिकॉज आप वहां पर खुद मौजूद थे, और जो वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अभी वापस ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब, इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुल्तान, और उनके साथ कैसर अब्बास साबिर साहब, सफरनामा निगार हैं, और मरी के इस साने में, हादसे में जो भी तमाम चीजें हुई, अनफॉर्चुनेट जो ये वाकया पेश आया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये क्या समझते हैं, क्योंकि ये खुद वहां पर मौजूद थे, इन्होंने चीजें एक्सपीरियंस की हैं। इनसे हम जान रहे हैं कि इन्होंने वहां पर क्या देखा, क्या हुआ, और क्या चीजें थी जिनसे बचा जा सकता था। इस पर हम बात कर रहे हैं कैसर अब्बास साबिर साहब से, लेकिन मकामी जो लोग थे वहां पे, उनकी भी बात करेंगे। इंतजामिया की तो बात कर ही रहे हैं, हुकूमत की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की क्या जिम्मेदारी थी, लोगों को किन रवैयों को इख्तियार नहीं करना चाहिए था, क्या चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब बात हो चुकी, वाकया पेश आ चुका, जो जाने जाया होनी थी, जो जाने जानी थी, वो हो चुका सब कुछ। लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा किया जा सकता है जिनसे मजीद ऐसी चीजों को हम प्रिवेंट कर सकें, और ऐसे वाकयात से आगे हमें इन चीजों से ना गुजरना पड़े। इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब, जो कि इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुल्तान में, हम इनसे बात कर रहे हैं कि ये क्या समझते हैं, और रेस्क्यू 1122 की क्या वर्किंग थी मरी के इस हादसे में। सर, आप कुछ बातें आप ऐड कर रहे थे, और कैसर अब्बास साहब कह रहे थे कि कोई जो इमदाद है वो फराहम नहीं की गई, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई थी, लेकिन चूंकि ट्रैफिक और मिसमैनेजमेंट का बहुत सारा इशू देखने में आया, तो आप क्या समझते हैं कि रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं वो लेट हो गए, या वो भी ट्रैफिक में फंस गए, या उनकी कोई टीम्स थी वॉक करने के लिए, वो भिजवाई गई? जी, कैसर भाई, जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जाहिर बात इनके अपने जज्बात हैं, और ये इस पूरी सिचुएशन से गुजर के आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हकीकत है वो हकीकत है। रेस्क्यू 1122
जो वहाँ पे मौजूद थे हमारे जवान, उन्होंने बर वक्त जितना लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते थे और अपना फाल किरदार अदा कर सकते थे, उन्होंने उसमें पूरा किरदार अदा किया। और ये बिल्कुल कहना गलत है कि वहाँ पे रेस्क्यू के जवान मौजूद नहीं थे या उन्होंने रिस्पॉन्ड लेट किया है या उनकी गाड़ियां फंस गई थी। बल्कि आप भी जाते होंगे हिली एरियाज में, वहाँ पे अगर गाड़ी नहीं भी पहुंचती तो हमने टीम्स तरतीब दी हुई हैं। और थोड़ी सी भी बर्फबारी अगर रोड पे हो जाए तो स्लिपरी कंडीशंस हो जाती हैं और गाड़ियां वहाँ पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, दुश्वार जरूर होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी स्पेशलाइज्ड टीम होती हैं जो वहाँ पे वॉक करते हुए उन एरियाज तक पहुंचती हैं, उन गाड़ियों को अप्रोच करती हैं और वहाँ से लोगों की मदद करती हैं, उनको फर्स्ट एड मुहैया करती हैं। इस पूरे सिनेरियो में भी, इस पूरी सिचुएशन में भी रेस्क्यू 112 ने अपना पूरा किरदार अदा किया और इसी हवाले से किरदार अदा किया। वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को अप्रोच किया। लेकिन चूंकि कंडीशन जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि स्टॉर्म चले ज्यादा था या थोड़ा था वहाँ पे कुछ ट्रीज गिरे, कुछ पावर लाइंस जो थी वो रोड्स पे आई, फिर गाड़ियों का एक बहुत बड़ा नंबर है। आप मुल्तान में देख लें, अगर किसी रोड पे गाड़ी स्टक हो जाए, 100-150 गाड़ी स्टक हो जाए तो विद इन सेकंड्स पीछे से गाड़ियां और वो तादाद बढ़ती मल्टीप्लाई होती जाती है। और अगर आप लोगों को कहें कि अपनी गाड़ियां छोड़ के आप निकल जाएं तो लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ने के लिए, अपनी फैमिलीज को छोड़ने के लिए, उनके साथ छोटे बच्चे थे, उनके साथ दूसरे खवातीन थी, फीमेल्स थी, तो उनको छोड़ के जाना गाड़ी को इतना आसान नहीं होता। वो खुद को गाड़ी के अंदर सेफ महसूस कर रहे थे। और जब इदारे उन तक पहुंचे, जब रेस्क्यू के जवान उन तक पहुंचे, अवेयरनेस पहुंचाई तो लोग मैक्सिमम वहां से इवैक्यूएट कर गए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो गाड़ियों के अंदर मौजूद रहे और फिर जो गाड़ियां छोड़ के चले गए, जारी बात है एक गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो क्यों बना होता है, तो गाड़ी जैसे फॉरवर्ड पहले निकलेगी तो उसके बाद पिछली वाली ट्रैफिक रवां होगी। तो जब गाड़ियों से लोग निकले, ड्राइवर्स वहां पे मौजूद नहीं थे, लिमिटेड टाइम था, तो उस हवाले से मुश्किलात जरूर आई। लेकिन ये कहना बिल्कुल बेजा है कि रेस्क्यू के जवान, ये बाकी इदारे वहां पे, ट्रैफिक पुलिस वाले या बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे, वो वहां पे थे, अपना पूरा रोल प्ले कर रहे थे, किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाकया है, इससे हमें लेसन लेना चाहिए। और जैसे आपने बात की कि वहाँ के मकामी लोग वो इस हवाले से अपना किरदार कैसे अदा कर सकते थे, या जो लोग गए हुए थे वहाँ पे एज ए विजिटर्स, जिनके साथ ये वाकया पेश हुआ है, जो इस पूरी अजियत से खुद गुजरे हैं, उनको कैसी प्रिकॉशंस लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। हमें हम जो कोई वाकया है उससे सबक सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो जब भी हम जाएं सेहत के लिए, सेफ्टी के हवाले से, सेफ्टी पर्सपेक्टिव के अगर देखा जाए उस हवाले से, तो अपने साथ कुछ खाने पीने की अशिया इजाफी लेके जाएं, जो कुछ चने हैं या इस तरह की खुराक है, कुछ खजूरें हैं, कुछ पानी अपने साथ एक्स्ट्रा रखें, अपने साथ कोई ब्लैंकेट रखें। क्योंकि जब भी हम जाते हैं किसी हिली एरिया में, आपको पता भी है स्नो हो रही है, इस तरह के वाकयात हैं, रोड कंडीशंस का भी अंदाजा है, तो अपने साथ कुछ इजाफी चीजें जरूर लेके जाया करें। और जो मकामी लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली अपना एक रोल प्ले किया होगा, लेकिन वो इसमें मजीद किरदार अदा कर सकते थे, अवेयरनेस दे सकते थे, लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते थे। तो इस हवाले से ये सारी चीजें फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 95% लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा चुका था। तो अगर इदारे वहां पे मौजूद नहीं थे, रेस्क्यू वहां पे मौजूद नहीं थी या दूसरे लाइन डिपार्टमेंट नहीं थे, तो इतने ज्यादा लोगों को वहां से बाहिफाजत कैसे निकाल लिया गया। तो इदारे थे, अपना काम कर रहे थे, कुछ लिमिटेशंस थी जरूर, वहां पे कुछ मुश्किलात का सामना था, कुछ बैरियर्स थे, लेकिन उनके बावजूद तमाम इदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और लोगों को वहां से निकाला। आपको आज दावत देने का भी मकसद यही था कि आप बता सकें कि एक्चुअली क्या था और क्या नहीं था। और जो लोग सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, बिकॉज हम तो वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कैसर अब्बास साबिर साहब वहां पर मौजूद थे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो भी यकीनन वही बयान कर रहे हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। आप स्पेशलाइज्ड टीम्स की बात कर रहे थे, तो वो किस किस्म की टीम्स थी? जी, स्पेशलाइज्ड टीम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो स्नो के हवाले से जो लोगों को अप्रोच करते हैं, वॉक करते हैं टीम्स की सूरत में, जैसे आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखते होंगे, जब हाइकिंग कर रहे होते हैं तो एक पूरा लीडर होता है, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है। तो इस हवाले से हमारी टीम्स भी मरी में मौजूद हैं, जो इस पूरे मसैकर में, इस पूरे जो इंसिडेंट था उसमें अपना किरदार अदा कर रही थी, लोगों को अप्रोच कर रही थी। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की तादाद में लोग थे, हजारों की तादाद में गाड़ियां थी, तो उनको विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स हर बंदे तक अप्रोच करना डेफिनेटली डिफिकल्ट जॉब थी, लेकिन चीजें प्रायोरिटाइज की गई थी। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। लेकिन इसके बावजूद हमने पूरा किरदार अदा किया। फिर प्रायोरिटाइज की गई थी चीजें कि कहाँ पे ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं, मैपिंग की गई, वहां तक पहुंचने की ज्यादा कोशिश की गई। जैसे कैसर भाई बता रहे थे कि ये 3 किलोमीटर के एरिया में थे, तो शायद प्रायोरिटाइज करके हमने उस एरिया को ज्यादा टारगेट किया जिसमें ज्यादा लोग फंसे होने के चांसेस थे। जैसे अपने वीडियोज में भी देखा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज वायरल हैं जिसमें गाड़ियां बर्फ के अंदर दबी हुई हैं, फंसी हुई हैं, तो उनको निकालना, एक एक गाड़ी में से जाके उनको सर्च आउट करना, बंदों को निकालना, उनको फर्स्ट एड मुहैया करनी, तो उस पर डेफिनेटली टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किरदार अदा किया और मैक्सिमम लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है, जो कि मैं समझता हूं कि इदारों की एक कामयाबी है। ठीक है, आपके इदारे के मुताबिक क्या ये सैंड स्टॉर्म, वो स्नो स्टॉर्म था
या नहीं था ये? जी बिल्कुल, वहाँ पे कोई तूफान था ये? जी तूफान था, वहाँ पे दरख्त गिरे हुए थे। दरख्त गिरने की बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनको फिर हटाना वहाँ से, फिर पावर ब्रेकेज भी वहाँ पे चल रहा था, ब्रेकडाउन चल रहा था। इसके अलावा बाद में जो तारें गिरी, जो बिजली की वायर्स हैं, खंभे गिरे, तो उनको हटाना, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे करना, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। और नॉर्मली भी 3 से 4 की सिचुएशन थी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उस रात जो है, उस रात स्टॉर्म की सिचुएशन जरूर वहाँ पे मौजूद थी। और बर्फबारी भी अगर देखें तो रूटीन से थोड़ी ज्यादा थी। अब गाड़ी दबी हुई देख सकते हैं, गाड़ी पूरी बर्फ के अंदर दबी हुई है, तो इस हवाले से सिचुएशन वहाँ पे मुश्किल थी, नॉर्मल कंडीशन नहीं थी। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, हम न्यूज में सुन रहे थे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये खबरें थी कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी फैमिली समेत गाड़ियों में फंसे हुए हैं। कुछ इंडिविजुअलिटी भी होती है कि आप मौसम को देखें, मौसम को देखते हुए बाहर निकलें, लेकिन चूंकि हमारा टूरिज्म को प्रमोट करने का एक विजन है, अपने पास हमारे मुल्क में ऐसे एरियाज हैं जो कि वर्थ विजिटिंग है और टूरिज्म को प्रमोट करने में बड़ा एक एसेट है, तो अगर हम उन चीजों को ही जाके एंजॉय नहीं करेंगे, स्नो नहीं देखेंगे, वैसे हमसे अगर पूछे तो मैंने तो कभी नहीं देखी, डर भी लगता है, लेकिन देखने का शौक है, तो शौक का कोई मोल नहीं होता। इंसान के कुछ शौक होते हैं, इंसान जाता है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि अवाम ने अपना किरदार नहीं अदा किया, अवाम को समझदारी दिखानी चाहिए थी। यही मौसम होता है, यही टाइम होता है जब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका हुकूमत ने भी ख्याल करना है, जिनका इंतजामिया ने ख्याल करना है, क्योंकि उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते तो वो शायद सेकेंडरी हो जाती है कहीं ना कहीं, बिकॉज हम रिलाई कर जाते हैं अपने लीडर्स पे, अपनी मैनेजमेंट पे, इंतजामिया पे, बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन पे। तो ये एक प्रॉब्लम भी आया कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ख्याल नहीं रखा। कैसर अब्बास साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बात कर रहे थे होटल मालिकान की कि उनका रवैया और मकामी जो लोग थे उनने तो अपना किरदार अदा किया, लेकिन हम ये खबरें भी तो सुन रहे थे ना कि होटल्स वालों ने अपने चार्जेस जो थे वो कितने बढ़ा दिए, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी गाड़ियों में रहना प्रेफर किया। हाँ, इसमें देखें कि अगर होटल मालिकान ने चार्जेस बढ़ा दिए तो उसको कंट्रोल किसने करना था? बिल्कुल, उसको इंतजामिया ने देखना था ना। डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी थी और डिप्टी कमिश्नर अभी भी अपने ओहदे पे मौजूद है। अब मैं ना लाइन बाय लाइन आपको चंद बातें बताऊं। बिल्कुल, कि देखें, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में शोर मचा है कि आपके एक छोटे से हिल स्टेशन पे बदनज़मी हुई, इंतजामिया फेल हुई और जो लोग फौत हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो फंसे रह गए वो किस अजियत में थे। जो लोग फौत हुए उनका रिकॉर्ड भी आपके सामने आ चुका है, वो भी मदद के लिए पुकारते रहे, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, बिल्कुल, पोस्टें उनकी कि कोई आए, वो किस्त बाई किस्त मरे हैं, वो लम्हा बा लम्हा फौत हुए हैं। मीडिया को अप्रोच किया, वो अप्रोच किया। अच्छा, उस वक्त 3 से 4 चैनल्स इस्लामाबाद से उन्होंने मुझसे वीडियो मंगवाई और मैंने उनको वहां से वीडियो, हम न्यूज की मैं बात करूं, रोही न्यूज की बात करूं, तो मैंने वीडियोस वहीं से भेजी। तो अब बात यह है कि बड़ा खूबसूरत एक हमारा सरकारी रवैया बन चुका है, हुकूमत किसी की भी हो, कि जी 1122 मौजूद थी, डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद थे, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब बताते खुद पहुंच गए, सीएम साहब आ गए, वजीर आजम साहब वहां बैठ के कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल रूम बन गया, लेकिन पोजीशन सिफर की सिफर, झूठ दर झूठ। अगर मैं वहां मौजूद ना होता तो मुझे इंजीनियर साहब की, चूंकि इंजीनियर साहब तो लाजमी बात है अपने अदारे और एक सरकार की तरफ से या मौजूद हैं, तो वो तो नहीं लाइन से बाहर निकल सकते, लेकिन मैं चूंकि वहां से होके आया हूं, मैंने पोजीशन देखी है, तो अगर एक चाय का कप 500 रुपए का मिल रहा है तो उसको कंट्रोल किसने करना था? ये पंजाब है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का एक मारूफ हिल स्टेशन है, आपके पूरे पाकिस्तान की वहां लोग सयाह वहां मौजूद हैं, पहचान है, बिल्कुल पहचान है। आप वहां आप चुप करके कहते हैं जी होटल मालिकान का कसूर है। भाई होटल मालिकान तो ऐसे ही है, मरी का रवैया तो हमेशा से ऐसे रहा है, लेकिन अगर अच्छा आप होटल मालिकान की बात करते हैं, वहां मदरसे वाले जो वॉशरूम यूज करने का 200 रुपया ले रहे थे, उसकी बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या वो मजबूरी और मुसीबत में फंसे हुए लोगों के लिए मुफ्त वॉशरूम नहीं दे सकते थे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए? अफसोस है, बिल्कुल, ठीक है बहुत ना। अफसोस। वहां जो मेन मस्जिद थी जीका गली में, उन्होंने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए और टाइम नोट कर दिया कि जी 1 मिनट से ज्यादा कोई वॉशरूम ना यूज करे और 200 रुपया दे, और चाय 1500 तक की हो गई। बच्चे, छोटे बच्चे का दूध गर्म करने के लिए, गर्म करने के अलग पैसे हो गए। चलो ये तो नीचे की पोजीशन है, माल रोड पे तो
एसी साहब का दफ्तर है, वहां मौजूद है, 1122 के दफातर हैं, वहां कंट्रोल किसने करना था? तो अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर शोर कैसा है? फिर ठीक है, फिर लाशें गिरी हैं तो उनको मशीयत के खाते में डालो और उन पे दरूद पढ़ो। हुकूमत ने 8 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान कर दिया है, तो ठीक है, वो अपने घर जाएं, वो क्यों आए थे? तो फिर बैन कर दो कि भाई आप अपने घर की दहलीज से बाहर निकलोगे तो आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हो। फिर ये फरात के किनारे कुत्ते मरने वाली बात ना करो आप। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप एहसास तहफ़्फ़ुज़ ही जब खत्म हो जाए, जब लोग पुकार रहे हैं और चलो ठीक है घंटा कोई नहीं पहुंचा, लोगों ने पुकारा जी, और पुकारा मैं कहता हूं कि ये मुझसे कोई पूछे तो सही, कुछ सबूत तो मांगे कि भाई अगर पुकारा है तो मेरे पास डीसी दफ्तर की कॉल, 1122 की कॉल, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। 1 घंटा नहीं पुकारा, 12 घंटे, अगले 12 घंटे, फिर दिन, कितने घंटे लोग स्टक रहे। ठीक है, तो वो जो टीमें वहां चली हुई थी वो 3 किलोमीटर में चलो अगले दिन पहुंच जाती, अगले दिन पहुंच जाती। कसम खुदा की वहां किसी की शक्ल तक नहीं देखी। 3 दिन के बाद जब बेलचे वाले आर्मी वाले आए हैं, अच्छा उन्होंने भी जिस तरह स्लो काम किया वो भी कोई इतना कोई हौसला अफजा नहीं था, लेकिन कम अज कम रियासत का कोई बंदा नजर आया। हालांकि दोनों तरफैन में उनके दफातर हैं और थोड़ा सा आगे जाके एयरबेस है। तो बात यह है कि किसी ना किसी सतह पे हमें सच को सपोर्ट करना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि गफलत हुई है, नाअहली हुई है, जुल्म हुआ है, और फिर इस में मुलव्वस लोगों की, अच्छा वो जो स्टेटमेंट ले रहे हैं, वो कल टीम पहुंची हुई थी कि जी अब लोग अपने घरों को चले गए, लाशें उठाने वाले उन्होंने तरफीन कर दी, और बयानात कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं? उन्हीं होटल वालों के। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिन पर काम किया जा सकता था और बर वक्त काम किया जा सकता था। द प्रॉब्लम इज कि वी ऑलवेज वेट फॉर वर्स टू हैपन। हम हमेशा बदतरीन सूरत हाल का इंतजार करते हैं कि कब चीजें वर्स्ट को पहुंचेंगी तब उस पर काम किया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमने डायरेक्ट अमवात की खबर सुनी, इससे पहले हमें सिचुएशन का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। हमें ये भी नहीं आया कि लोग फंसे हुए हैं, उसकी वजह यही आया कि लोग फंसे हुए थे। उसकी वजह क्या थी कि चैनल जो है वो भी तो लाश गिरने का इंतजार करते हैं। इस पर बात करने की जरूरत है, और जो मजीद वक्त रह गया हम इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब की जाने बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब, इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुल्तान, और उनके साथ कैसर अब्बास साबिर साहब जो कि सफरनामा निगार हैं, राइटर हैं, कॉलम लिखे हैं इन्होंने, और 20 बुक्स। अब इनके काम का भी जिक्र करते हैं। और अभी तक तो हम ये जान रहे थे कि मरी में जो वाकया पेश आया, जो चीजें हमने देखी, जो अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हमने देखी, उन पर किस किस पॉइंट पर काम करने की जरूरत है और आगे किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इंडिविजुअली भी और इंतजामिया की बात करें तो उनकी भी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब से, दैट इज मशीनरी और मशीनरी का अपग्रेड होना। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि काम हो रहा है इस पे? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के पास वो तमाम इक्विपमेंट, वो तमाम मशीनरी जो लेटेस्ट किसी भी एक इमरजेंसी सर्विस के पास होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और इस पे मजीद भी अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम होती रहती है। जैसे हम इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको अपने डिपार्टमेंट में शामिल करते हैं। जिस तरह फायर केस के अगर हवाले से स्पेसिफिकली बात की जाए तो फायर पे आपने देखा होगा कि फायर फाइटर या हमारे रेस्क्यू के जो जवान हैं वो एक SCB है, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर साथ लेके जाते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, फ्रेश एयर होती है। तो ये एक एडवांस्ड इक्विपमेंट है। इसी तरह अगर आप फ्लड की बात करें तो वहाँ पे बोट्स हैं, वहाँ पे आउटबोर्ड मोटर्स हैं, इसके अलावा गैस डिटेक्टर्स होते हैं, इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट और अगर एक बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो उसमें हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तान रेस्क्यू की टीम है, पाकिस्तान की पहली टीम है जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हुई है किसी इंटरनेशनल रिस्पांस के लिए, USSR रेस्क्यू पाकिस्तान टीम के नाम से। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और साउथ एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह पहली टीम है जो अभी तक सर्टिफाइड हुई है और अब हम इंटरनेशनली रिस्पांस के काबिल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास वो ट्रेनिंग्स मौजूद हैं और हमारे पास वो तमाम चीजें जो कि किसी अच्छी इमरजेंसी सर्विस के पास होनी चाहिए वो मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम जो है वो पूरे अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। वाकई पे बात हो रही थी मरी के हवाले से, तो कुछ वीडियोज अभी स्क्रीन पे
पे आवाम देख रही होगी रेस्क्यू की वर्किंग के हवाले से, तो रेस्क्यू वहाँ पे मौजूद थी, अपना काम किरदार अदा कर रही थी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ मुश्किलात थी, कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी, कुछ बैरियर्स थे, उसके बावजूद जो हमारी वर्किंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सामने है। लोगों के तासुरात सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, और हमारी जो काम है वो वीडियोज हैं, वो पिक्चर्स हैं, और लोगों की, और उससे बड़ा सबसे बड़ा प्रूफ जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को वहां से अल्हम्दुलिल्लाह सेफली इवैक्यूएट कर लिया है, तो ये इसका सबूत है। एरिया का भी फर्क हो सकता है, एरिया का फर्क हो सकता है, कुछ टेरिटरी इस तरह से हो सकती है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हो सकती हैं, तो वो तमाम अवामिल अपनी जगह पे मौजूद थे। बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद होती है हर दफा, हम अपनी कुछ गलतियों को ताईं से जरूर सीखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पूरा किरदार अदा किया है फाल तरीके से, और बाकी इदारों ने भी जितना वो कर सकते थे या जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन सिचुएशंस में, तो उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 112 के पास तमाम इक्विपमेंट, तमाम अमला, तमाम गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट हैं, और हम रूटीन की इमरजेंसीज डील करने में अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो पॉइंट्स, वो चीजें, वो जगह जिन पर जो अचीवमेंट्स हैं और जहां पर अप्रिसिएशन की जरूरत है, वो उनको उस चीजों को, उन कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सराहा जाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक एक्सीडेंट पेश आता है रोड पे, वो बाइक एक्सीडेंट हो सकता है, तो रेस्क्यू के पहुंचने से पहले एक बंदा खुद अपने लिए क्या कर सकता है, या आपस के आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं फौरी तौर पे? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सवाल उठाया है। इसमें जो अवामुन नास जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है वो फर्स्ट एड के हवाले से है, कि तमाम लोग तरबियत हासिल करें फर्स्ट एड की, रेस्क्यू को अप्रोच करें। हमारे स्टेशन तमाम के तमाम कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन के नाम से हैं, तो हम हमारे दरवाजे पब्लिक के लिए हर टाइम खुले हैं। हम ट्रेनिंग टाइम टू टाइम जाके करवा रहे होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, मुख्तलिफ इदारों में एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, और सेफ्टी पे हमारा बहुत ज्यादा जिस पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं और इस पे फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरसीसी एक कोर्स है जिस पे लेजिस्लेशन कानूनियत मुकम्मल हो चुकी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे एनसीसी होता था किसी दौर में इदारों में, इस तरह पे आरसीसी की तर्ज का एक कोर्स हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं इदारों में, और लोग उसमें इदारों में जाके हम रेगुलर तौर पे करिकुलर में भी उसको शामिल करवाएंगे, कोर्स में भी शामिल करवाएंगे, और ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जो इदारे हैं अगर बच्चों को हम ट्रेन कर देंगे अर्ली एज में, जैसे अब बाहर के ममालिक में वो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फर्स्ट एड में बहुत सारी वीडियोस उनकी आ रही होती हैं, उन्हें पता होता है कि अगर हार्ट अटैक होता है किसी पेशेंट को तो उन्होंने क्या करना है, सीपीआर क्या होता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, कोई और ट्रैफिक हादसा रोनमा हो जाता है, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे कैसा किरदार अदा करना है। हमारी कम्युनिटी जो टीम्स हैं वो तहसील्स और यूनियन काउंसिल लेवल पे भी मौजूद हैं, हमने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ लाइजोन में रहते हैं, पब्लिक के साथ राब्ते में रहते हैं, उन्हें मुस्तकिल तौर पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सेफ्टी में अपना पूरा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, रिसेंट एक कानून भी पास हुआ है हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से, तो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी, अब उनके अगर अंदर मौजूद नहीं होगी, फायर सप्रेशन के हवाले से सिस्टम नहीं होगा, फायर फाइटिंग के हवाले से अगर वो सिस्टम अप टू डेट नहीं होगा, तो उनको सील कर दिया जाएगा, और उस पर कानून पास हुआ है। तो वो तमाम चीजें हम अपनी तरफ से पूरा उसमें अपना एक्टिवली रोल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डायरेक्टर जनरल साहब इस पे खुद बड़े कीन हैं, सेफ्टी के हवाले से वो उसकी प्रमोशन में अपना किरदार भरपूर अदा करते रहते हैं, और हम एक ऐसा कि माशरे का क्याम चाहते हैं जो कि रिजिलियंट माशरा हो, कि लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, और लेकिन क्या ये अच्छा हो कि जब रेस्क्यू को कोई कॉल मसूल ना हो, तो इमेजिन करें किसी इमरजेंसी के हवाले से माशरा हम ऐसा तश्कील दे पाएं इसमें कॉल्स आना कम हो जाएं, लोगों का रवैया बेहतर हो जाए, आवाम नास में वो तमाम चीजें अडॉप्ट कर लें, सेफ्टी फैक्टर्स को, सेफ्टी वाली तमाम चीजों को, प्रैक्टिसेस को, तो माशरा अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाल्लाह बहुत अच्छा हम तश्कील दे पाएंगे, और रेस्क्यू अपना किरदार अदा करती रहेगी। अवाम नास से भी इल्तमास होगा कि वो इसमें अपना पूरा किरदार अदा करें, और वो ट्रेनिंग्स, वो तरबियत, चाहे वो फर्स्ट एड के हवाले से हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक हादसा हो, जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर हमसे सीखें, हम हर टाइम मौजूद हैं, हमसे रब्ता करें, हम भी उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। सेमिनार, प्रोग्राम, तो ट्रेनिंग सेशंस होने की जरूरत है। जी एग्जैक्टली, उस पे हम काम कर रहे होते हैं, मीडिया कैंपेन्स आपके थ्रू चल रही होती हैं, लोगों को हम एजुकेट भी कर रहे होते हैं, तो इसमें मजीद भी इंशाल्लाह हम अपना काम जारी रखेंगे, अवाम उन्नास भी इसमें पूरा किरदार अदा करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मुख्तलिफ वीक में या मंथली इस पर काम किया जाना चाहिए, जो कि होता है, लेकिन जरा ज्यादा सेशंस हो जाएं तो क्या ही बात होगी। कैसर अब्बास साबिर साहब, में हम मरी के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, जो इंसिडेंट हमारे सामने हुआ उससे हवाले से बात कर रहे हैं, बिकॉज आप खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन अगर हम आपकी अपनी जिंदगी की बात करते हैं, आपकी राइटिंग्स की बात करते हैं, तो 20 बुक्स बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो वो सारी बुक्स सफर से ही रिलेटेड हैं, आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड? उसमें ज्यादातर सफरनामे हैं, और
खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान के सफरनामे हैं और उन इलाकों के जिनके नाम भी शायद कुछ लोगों ने ना सुने हों और बहुत कम लोगों ने सुने हों। तो मसलन शोंटर कश्मीर की आखिरी वादी है, कैरन ये कश्मीर की अगर बात करूं, कश्मीर की एक खूबसूरत झील रत्ती गली, उस पे मेरी पूरी ये किताब है, रत्ती गली के राजहंस। तो एक झील पे पूरी किताब है, वो इतनी खूबसूरत झील है। फिर अस्कोले, पाकिस्तान के शुमाल का आखिरी गांव, उसके बाद तहजीब खत्म है। फिर अगर आपने जाना है तो आप पैदल जाएं या घोड़ों पे जाएं या गधों पे जाएं या खच्चरों पे जाएं। ये फिर कंकोडिया है, कंकोडिया के बाद केटू है। उधर फेरी मेडोज कि आप 3 घंटे जीप पे जाएं, उसके बाद आप 3 घंटे पैदल, फिर फेरी मेडोज। ये एक ऐसा इलाका कि जिसको आप जो परियों की चरागाह है। तो उसके बाद नांगा पर्वत। तो कोई ऐसा एरिया है जो आपने नहीं देखा? नहीं, अभी बहुत सारे, ये तो मैं देख ही नहीं सकता ना जितने एरियाज हैं। ये तो शुमाल, पाकिस्तान का शुमाल जो है, ये तो काश गवर्नमेंट इनको डिस्कवर करे। और सैकड़ों झीलें हैं जिधर कोई नहीं पहुंचा, जैसे कारगिल रोड है, कारगिल रोड पे बुलंदी पे जिसको आप, जैसे देवसाई है, देवसाई की श्योसर झील तो सबने देख ली, लेकिन बहुत सी झीलें वो भी हैं जो छोटी छोटी झीलें हैं, तो वो किसी ने नहीं बहुत सारे एरियाज हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो इस पे लिखा, और फिर खंजराब वो आखिरी बॉर्डर है, उस पे लिखा। फिर इस सब से हटके लोग हुंजा हुंजा करते हैं, लेकिन खूबसूरत इलाका तो नगर में है। नगर की वादी हुंजा से बहुत खूबसूरत है, और वो चूंकि रोड से थोड़ी सी हटी हुई है, और उनके लोगों को इतनी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी कि वो अपना कारोबार बना लें सयाहों को। अच्छा, फिर पूरे गिलगित में, पूरे सकर्दू में, पूरे शुमाल में आपको कहीं ओवर रेटिंग नजर नहीं आएगी। होटल के ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, खाना महंगा नहीं होगा, चाय महंगी नहीं होगी, आप थोड़े से पैसों में अपने 10 दिन का टूर पूरा करके वापस आ जाते हैं। ये मरी वाली पोजीशन नहीं है। नारान भी तब खराब हुआ जब मरी के इन्वेस्टर वहां गए, मरी के लोगों ने वहां होटल बनाए, तो फिर वो, तो पाकिस्तान एक जन्नत है, और इतनी खूबसूरत जन्नत कि जो सस्ती भी है और आप उसको देख भी सकते हैं। और ये कराक्रम के दोनों अतराफ में, ये दरिया सिंध के साथ साथ, तो आप जो भी सफर करें वो एक शानदार और खूबसूरत सफर है। बहुत शुक्रिया। जी जी प्लीज ऐड करिए। और इस सफरनामा जो, वो सिर्फ कोई सफर का हाल नहीं होता, वो उस वादी का, उस इलाके के लोगों का, उनका रहन सहन वो बताता है, उनकी तहजीब, उसका बैकग्राउंड, हत्ता के वहां के पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसका भी जिक्र होता है। ठीक है, बस यही जानने की आपसे पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तमाम तर जो बातें वो उसमें हम कवर अप कर सके। आपका बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब फ्रॉम रेस्क्यू 1122 मुल्तान। आपने टाइम दिया और बहुत सारी चीजें हमें क्लियर की, बहुत अच्छा काम किया आपने। कैसर अब्बास साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि आगे ऐसा कुछ ना हो, और जो चीजें हमें समझने की जरूरत है वो हम बर वक्त समझ लें। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। महाजबीन आबिद को इजाजत है, आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।